गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? बताइए भाई। गुड इवनिंग रीना, श्रवण, अभिषेक, किंजल। गुड इवनिंग नीति, देव, गुड इवनिंग। पुष्पा एंड अनिल, ओके। गुड इवनिंग। ठीक है, चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ना आज के इस सेशन में फूड न्यूट्रिशन को इंक्लूड किए हुए हैं। फूड न्यूट्रिशन के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेशन थोड़ा सा बड़ा जाएगा। ठीक है, सेशन थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना बहुत ढेर सारे हैं। क्लियर? ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फूड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला कैसे तैयार करें? देखो, फूड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो भी आपको यहाँ पर वीडियोस दिए जा रहे हैं, आप उन वीडियोस को प्रॉपर देखिए। ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। कहाँ से सॉल्व करना है, कौन सी बुक से, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। एफएसओ की कोई भी बुक हो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें की हो, उससे आप उसको सॉल्व करते रहो। क्लियर? जी हाँ, एग्जाम डेट भी आपकी रिलीज हो गई है। नेट आपके नियर अबाउट 1 मंथ अभी बचे हुए हैं। ठीक है, आज 15th है, अगली 16th को आपका एग्जाम है। ठीक, तो देखो जितने भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो पा रहे हैं उतना आप कर लो। जो कि आपके टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। हमने जो दिया है उसको तो आपको करना ही है। पीवाईक्यूज अगर आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। ठीक है, क्यू एंड क्यू सी एंड सैम्पलिंग एंड सैम्पल प्रिपरेशन की क्लासेस देखो सब आपको मिलेंगी, सब जल्द से जल्द मिलेंगी। जितनी क्लासेस हैं, हम कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो कि आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो चीज़ें खत्म हो गई हैं उनकी भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपको बहुत पहले ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई थी। आपके पास इनफ टाइम था पढ़ने के लिए भी। अभी भी आपके पास नियर अबाउट 1 मंथ बचे हुए हैं। जिन लोगों ने शुरुआत से प्रिपरेशन कर रखी है उनको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो लोग अभी ऐसे हैं जो कि बहुत लेटेस्ट प्रिपरेशन करना शुरू किए हैं, नियर अबाउट 1 मंथ हुआ है या 2 मंथ हुए हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसके साथ साथ उनको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जितना ज्यादा सॉल्व करोगे आप, उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, मॉक कब देंगे और उसका प्रिंटेबल ही सर क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है? तो चलो मॉक आपको मिलेगा ना। मॉक आपका अभी प्रिपेयर हो रहा है, मिल जाएगा बहुत जल्द से जल्द। हम आपको मॉक भी दे देंगे। अभी इससे पहले, मॉक से पहले भी तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, आप उनको करते रहो। पीवाईक्यूज को करते रहो। मॉक हम आपको नियर अबाउट 1 to 2 डेज में, कोशिश यही है हमारी, लगातार टीम उसी काम में लगी ही हुई है कि आपको जल्द से जल्द मॉक प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, फीस पेमेंट अब इसको आप लोग देख लेना जो भी है। अब आयोग से आप बात करो कि क्या है उसका फीस पेमेंट है कि नहीं है, जो भी चीजें हैं। अभी फिलहाल आप एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, ये सब आप परेशान मत हो इसमें। ठीक है, चलो। तो देखो आज के सेशन में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। 80 क्वेश्चंस आपको हम फूड न्यूट्रिशन के सेक्शन में लेकर के आए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके कौन से हैं? जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि आरडीए है, जैसे कि वाटर है, जैसे कि बीएमआर है, जैसे कि विटामिन है, जैसे कि मिनरल्स हैं। टोटल इतने ही टॉपिक हैं जो कि आपके न्यूट्रिशन के सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा दिए हुए हैं, जिनको कि आपको पढ़ना होता है। तो उस पूरे के पूरे सेक्शन से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, देखो जो भी है सब आपको मिलेगा। जो भी आपके मॉक है, टेस्ट सीरीज है, जो भी चीजें हैं वो सब आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी या फिर आपके एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी जो हम यहाँ पर करा रहे हैं आपको क्वेश्चंस, उसको आपको सॉल्व करने हैं लगातार। थोड़ा सा ना क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया हमारे पास कि अब आराम आराम से धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को इत्मीनान से सॉल्व करते हुए चले। अब हमारे पास समय की है कमी। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो शुरू करते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन से। कहीं पर भी किसी को भी कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो जल्दी से यहां पर बता देना। ठीक है, चलो। और लास्ट तक बने रहना। अभी जितने स्टूडेंट हो, बहुत ढेर सारे लोग आए हुए हो, जितने भी लोग हो लास्ट तक बने रहना यहाँ पर। छोड़ करके जाओगे तो आपका खुद का घाटा है। 15 तारीख को एग्जाम है, 15 या 16 तारीख को, तो 1 महीने का आपके पास टाइम है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रॉस दी एज बेसल मेटाबॉलिक रेट के साथ क्या होता है? जैसे जैसे एज बढ़ती है, बीएमआर के साथ क्या होता है? बीएमआर कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब चेंज होगा या सेम रहेगा या इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा एज के साथ साथ? बताओ भाई, जल्दी बताना थोड़ा सा।
भाई एज बढ़ रही है, एज बढ़ रही है तो बीएमआर का क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या होगा? चलो, तो देखो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज होता है एज के साथ साथ। लेकिन देखो एक ऐसा एज होता है ना जहां पर डिक्रीज होकर के एक बार इंक्रीज भी होता है, थोड़ा सा ना फ्लक्चुएशन होकर के इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ता है एज के साथ साथ। वो कौन सा पीरियड होता है? देखो इन्फेंसी के बाद वाली स्टेज जो होती है उसको अगर आप एडोलेसेंस के एज से कंपेयर करोगे तो वहां पर थोड़ा सा बीएमआर बढ़ता है। ठीक है, लेकिन वो एक टाइप का ऐसा केस है जो कि यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इन जनरल अगर बातें करें इन जनरल, तो हमारा जो बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, वो एज के साथ साथ घटता जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि बेसल मेटाबॉलिक रेट एज के साथ साथ घटेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड एज पर सिंगल कंजम्पशन पैक ऑफ द प्रोडक्ट एंड पर सर्व परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आरडीए, किस बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं? देखो कुछ नहीं है जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहां पर कि लिखा क्या हुआ है उनके लिए मैं बताता हूं। कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया, गए आप मार्केट में, कोई भी पैकेट वाली चीज लेकर के आए, उसमें लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल डिक्लेरेशन, उसमें आरडीए के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये जो डिक्लेरेशन दी जा रही है वो कितना किलो कैलोरी एनर्जी पर डे के हिसाब से दी जा रही है। डिक्लेरेशन जो दी जा रही है 1500 किलो कैलोरी पर डे, ढाई 2500 किलो कैलोरी पर डे, 2000 या फिर 3000, बताओ भाई। आरडीए के फॉर्म में पर सर्विंग परसेंटेज दिया गया रहता है हर एक पैकेट के ऊपर। ठीक है, तो कितनी कैलोरी के रेस्पेक्ट में वो पर सर्विंग दिया जाता है? तो देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2000 किलो कैलोरी पर डे। 2000 किलो कैलोरी पर डे की नीड होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, एक दिन में हमें 2000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, उसके हिसाब से ही हम यहां पर आरडीए को शो करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, याद रखना ये चीज, 2000 किलो कैलोरी पर डे। सब पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस को यहां पर लेकर के आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेसल मेटाबॉलिक रेट शैल बी मेजर्ड व्हेन वाइल अ पर्सन इज, मतलब बीएमआर जो मेजरमेंट होता है वो किस चीज का मेजरमेंट होता है? जब वो जॉगिंग कर रहा होता है तब का होता है, जब वो काम पर जा रहा होता है तब का होता है, जब वो रेस्टिंग स्टेट में होता है, जब वो स्वेटिंग कर रहा होता है, किस स्टेज में बीएमआर को मेंशन किया जाता है? प्लीज प्रोवाइड क्लास एंड पीडीएफ ऑफ क्वालिटी एंड कंट्रोल एनालिसिस। बताया ना, प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको, अभी बताया था, शुरुआत में भी किसी ने पूछा था। तो देखो बीएमआर जो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, जो रेस्टिंग स्टेट होती है उस पर हम लोग बीएमआर को मेंशन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जितने भी आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वो सब का सब यहाँ पर बीएमआर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। क्लियर? चलो, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एज पर द प्रोविजन ऑफ एफएसएस लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020, the recommended dietary allowances provided by dash organization shall be applicable for the product marketed in India। कहना क्या चाहता है, इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें जो आप आरडीए लिखोगे वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वाला आरडीए रहेगा, मतलब उसको देता कौन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? बोल रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर यूएसएफडीए। बताते रहो भाई, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करो, हमारे पास क्वेश्चंस हैं बहुत ढेर सारे। ठीक है, इंक्रीज एसिडिटी समझा दीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन का। अच्छा, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। हमने हर एक आरडीए के सामने क्या लिखा था कि ये आईसीएमआर का डेटा होता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा होता है। ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ रिकेट्स, जो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है उसका फीचर क्या है? ऑप्शंस कह रहा है कि डिलेड मसल डेवलपमेंट, मसल जो होती है मांसपेशियां, उनका डेवलपमेंट बहुत ही धीरे धीरे होता है, या फिर जेन्युवेरम जिसको हम लोग बोर्ड लेग्स बोलते हैं, या फिर हेयर लॉस होना, या फिर ब्लीडिंग ऑफ जॉज, यानी आपके जो जबड़े होते हैं उससे खून का बहना। बताओ, रिकेट्स का पूछा है भाई। चलो, तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर बी बताया उन्होंने, बिल्कुल सही है, जेनुवेरम जिसको हम लोग बोर्ड लेग्स भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है
जो बच्चे होते हैं बच्चों में ही रिकेट्स होता है, ठीक है। किसकी डेफिशिएंसी से होता है भाई? रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो बच्चों के जो पैर होते हैं ना, उनका शेप ऐसा कुछ हो जाता है, बो शेप का हो जाता है। ये जो बच्चों के सपोज दैट नी है ना, नी, वो ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, घुटने। क्लियर? तो ये डिजीज जो होती है उसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं, बच्चों में होती है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बीएमआर? बीएमआर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कौन सी बात गलत है? ऑप्शन कह रहा है कि बीएमआर बढ़ता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। दूसरा कह रहा है कि बीएमआर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तीसरा कह रहा है कि टेम्परेचर के साथ साथ अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीएमआर बढ़ता है। अगला कह रहा है कि बीएमआर जो है वो भूखे, जब हम भूखे रहते हैं, भूखमरी की कंडीशन में रहते हैं, तो उस दौरान बढ़ता है। बताओ भाई। हाँ, धनुष के आकार के पैर हो जाते हैं, बिल्कुल, बोर्ड लिख जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन था। चलो बताइए भाई, सभी लोग आंसर करो। देखो जितने भी लोग लाइव हो ना, आंसर सभी लोगों को करना है, ठीक है। इसमें तो मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, देखो बहुत सारे टाइप के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर। चलो देखो कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि बीएमआर के रेस्पेक्ट में अगर हम बातें करें तो कौन सी बात गलत है? पहली चीज तो इनकरेक्ट जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर लिया करना, अगर आपका ऑफलाइन पेपर होगा तो, ठीक है। इनकरेक्ट या करेक्ट जो भी चीजें लिखी होती हैं उसको या तो गोला लगा लो या तो अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब यहां पर देखो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बीएमआर इंक्रीजेस ड्यूरिंग स्टारवेशन। जब आप भूखे वाली कंडीशन में रहते हो ना, जब फास्टिंग कंडीशन में रहते हो, भूखमरी की सिचुएशन में रहते हो, तो बीएमआर बढ़ता नहीं है, बीएमआर कम होता है, ठीक है। बीएमआर अगर बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड ज्यादा होने लगेगी, लेकिन आपको तो मिल नहीं रहा है खाने को, तो बीएमआर घट जाता है, बॉडी अपने आप को अडाप्ट कर लेती है। क्लियर? ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपोज्यूसिया एंड हाइपोस्मिया आर रिमार्केबल डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ। देखो तेलंगाना ने एक क्वेश्चन पूछा था एफएसओ में, थोड़ा सा ना टर्मिनोलॉजी की वजह से लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। हाइपोज्यूसिया और हाइपोस्मिया का मतलब अगर किसी को पता होगा तो वो आंसर सही कर सकता है। किसकी डेफिशिएंसी से होता है? जिंक की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, या फिर सेलेनियम की? बताओ भाई। ये सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? एज इट इज क्या पता उठा करके पूछ ले, क्योंकि वो पीवाईक्यूज को ज्यादातर रिपीट करते हैं, ठीक है। डी, ए, बी। चलो तो मैक्सिमम लोगों ने यहां पर जो भी आंसर किया है उनके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सही भी किया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन ये है क्या भाई? हाइपोज्यूसिया और हाइपोस्मिया है क्या? हाइपोज्यूसिया का मतलब होता है कि जो टेस्ट का सेंसेशन होता है ना, कोई भी चीज अगर आप खाओगे तो टेस्ट ही नहीं आएगा, या तो बहुत कम टेस्ट आएगा कोई भी चीज अगर आप खाओगे। हाइपोस्मिया का मतलब होता है स्मेल, कोई भी चीज को अगर आप स्मेल करोगे तो बहुत ही कम उसकी स्मेल सेंसेशन आपको पता चलेगी। तो ये दोनों किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है? जिंक की डेफिशिएंसी से हो रहा है, ठीक है। किसी भी चीज के टेस्ट का सेंसेशन कम हो जाना, किसी भी चीज की स्मेल का सेंसेशन कम हो जाना, टेस्ट वाले को हाइपोज्यूसिया और स्मेल वाले को हाइपोस्मिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर? याद कर लो ये सब चीजें, यहां पर नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉइलोनाइकिया इज द टिपिकल क्लिनिकल सिम्टम ऑफ। कॉइलोनाइकिया किसका क्लिनिकल सिम्टम होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी का, आयरन का, या फिर आयोडीन का, या फिर कैल्शियम की डिफिशियंसी का? ये तो पढ़ाया है, गलत नहीं होना चाहिए, ये पढ़ाया है, ठीक है। बताओ भाई। भाई इसको तो पढ़ाया है, आपके लेक्चर्स में है। ऐसे करोगे आप लोग? देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आयरन की डेफिशिएंसी, ठीक है। कॉइलोनाइकिया का मतलब क्या होता है? आप अपने नेल्स को देखोगे ना, नाखून को, तो इनका जो शेप होता है ना वो बाहर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। क्लियर? बाहर की तरफ ऐसे ना उभरा हुआ है। आपके जो नेल्स हैं, नाखून, अगर यही अंदर की तरफ चले जाएं, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए, तो नेल्स के जो एजेस हैं वो बाहर की तरफ आने लगेंगे, नेल का जो किनारा है वो बाहर आने लगेगा। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉइलोनाइकिया। यहां पर जो आपके नेल्स होते हैं ना, लिख लेना, नेल्स जो होते हैं वो कॉनकेव शेप के होने लगते हैं। अब उत्तल है या अवतल है ये मुझे ध्यान नहीं है, बट कॉनकेव है, इतना आप ध्यान देना, ठीक है। कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ जो होता है उसको उत्तल या अवतल क्या कहते हैं, आप एक बार देख लेना, ठीक है। अंदर की तरफ चले जाता है नेल्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आयरन की डिफिशियंसी से ये चीज होती है, ठीक। चलो, जी जी बिल्कुल। कॉनकेव मतलब जिसमें ऐसा कुछ होता है, ऐसा गुफे जैसा होता है, ठीक है, वैसा। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ऑन वन ऑफ द इजी वे ऑफ गेटिंग
एडिक्वेट विटामिन सी पर डे इज थ्रू रेगुलर ईटिंग ऑफ, मतलब आपको विटामिन सी चाहिए, पर डे चाहिए आपको, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या तरीका हो सकता है विटामिन सी हमको रोज मिलती रहे? क्या ऐसा खा लें? बनाना खा लें, एप्पल खा लें, ग्रेप्स खा लें, या फिर गुआवा खा लें? बताओ बताओ भाई। देखो आंसर करते रहो, इतने सारे लोग आ गए हो आज 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 आप लोग तब भी आंसर नहीं कर रहे हो। पहली बार इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आई है आज। चलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुआवा जो होता है वो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो देखो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम विटामिन सी के बेस्ट सोर्स की बात करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे कि सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, बारबाडोस चेरी होता है, ठीक है, ठीक है। अगर बारबाडोस चेरी नहीं है, या फिर अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा फ्रूट होता है जिसमें कि सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी, तो ये है आपका इंडियन गूसबेरी, ठीक है, इंडियन गूसबेरी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग आंवला या आंवला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंडिया का बेस्ट सोर्स, और ये है वर्ल्ड वाइड बेस्ट सोर्स। अगर बारबाडोस चेरी ऑप्शन में है तो इसको आप लोग को टिक करके आना है, विटामिन सी की बात हो रही है, ध्यान देना, ठीक है। अगर बारबाडोस चेरी ऑप्शन में नहीं है, आंवला ऑप्शन में है, या फिर उसी को इंडियन गूसबेरी कहते हैं, वो ऑप्शन में है, तो इसको टिक करके आना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एज इट इज पूछ लिया जाए, बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा कौन से सोर्सेज होते हैं? व्हाइट गुआवा जो होता है बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, ग्रीन चिली, हरी मिर्च भी अच्छा सोर्स होती है विटामिन सी का। जरूरी नहीं है कि जो चीज खट्टी हो सिर्फ और सिर्फ उसी में विटामिन सी पाया जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जिंक इन द बॉडी? बॉडी में जिंक का मेन फंक्शन क्या होता है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, आरबीसी को फॉर्म करना, हेल्दी डाइजेशन कराना, या फिर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना? बताओ भाई। बताइए, जिंक का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, ठीक है, पढ़ाया तो है सारी चीजें। जिंक जब आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया नहीं गया था कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अभी कोविड के दौरान जिंकोविट नाम की टैबलेट्स आ रही थी ना, तो उसमें जिंक एज वेल एज विटामिन सी हुआ करता था। वो क्यों आपको बांटा जा रहा था? क्योंकि उसको खाने से आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बूस्ट कर रहा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग? अगर आपको ब्लड प्रॉपर क्लॉट चाहिए, मतलब क्लॉटिंग करानी है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई? बताइए बताओ भाई। और जितने लोग हो, 80 क्वेश्चंस जब तक हो नहीं जाएंगे तब तक क्विट मत करना, चाहे इंटरनेट आपका खत्म ही क्यों ना हो जाए, दूसरे से आप लेकर के आस बने रहना लास्ट तक, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो भाई, यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? देखो, कहीं पर भी जब क्लॉटिंग होनी होती है, सपोज दैट आपको कहीं वुंड हो गया, घाव लग गया, तो एक आपका प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन नाम का, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जब कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, ठीक है, तभी क्लॉट्स का फॉर्मेशन होता है, और इसके कन्वर्जन के लिए कैल्शियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर क्लॉटिंग कराने का काम करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, उनको सिंथेसाइज करने का ये काम करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? कैल्शियम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को तो हेल्दी करता ही है, इसके साथ साथ जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं उनको भी बेहतरीन या हेल्दी बनाने का काम करता है? फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी, या फिर फ्लोराइड? बताओ भाई। बताइए, सभी लोग आंसर करो, देखो आंसर सभी को करना है भाई। चलो, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल ही है। मैंने अभी क्या बताया, जिंकोविट जो टैबलेट आती थी उसमें जिंक के साथ विटामिन सी हुआ करता था, जो आपको कोविड में दी जाती थी, ठीक है। तो विटामिन सी भी तो इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है ना। इसके साथ साथ जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, जैसे कि कोलेजन, कोलेजन की सिंथेसिस करने का काम कौन कर रहा है? विटामिन सी करता है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दिस विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बिफिडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है।
स्पाइना बिफिडा अगर कहीं पर बर्थ डिफेक्ट है तो उसको करेक्ट करने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है? डी, ए, फोलेट या फिर विटामिन ई? इसको B9 भी बोलते हैं फोलेट को भाई, ठीक है, बताओ। स्पाइना बिफिडा आपके स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है, स्वेलिंग्स आ जाती हैं स्पाइंस में, बच्चों में होता है। चलो, बिल्कुल सही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फोलेट। फोलेट जिसको हम विटामिन B9 भी बोलते हैं, इसको अगर फोलेसिन भी कहीं पर लिखा हुआ है तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है इस बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो इस बीमारी के लिए यहां पर जो पर्टिकुलर विटामिन दिया जाता है दैट इज विटामिन B9 और फोलेट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन डिसाइड टू लिव एक्सक्लूसिवली ऑन डाइट ऑफ मिल्क, एग एंड ब्रेड। एक पर्सन है, वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम सिर्फ तीन चीजें खाएंगे, दूध पिएंगे, ठीक है, अंडे खाएंगे और ब्रेड खाएंगे, ठीक है। तो उनको कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा अगर वो लगातार यही डाइट पे चल रहे हैं? तो कर्वी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा या फिर रिकेट्स हो जाएगा? बताओ भाई, बताओ। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। भाई यहां पर विटामिन सी कहीं पर दिख रहा है क्या आपको? मिल्क के केस में भी विटामिन सी बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। एग में भी और ब्रेड में भी विटामिन सी का बहुत ही कम अमाउंट देखने को मिलता है, क्लियर। तो यहां पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी होता है, तो स्कर्वी हो जाएगा इन भाई साहब को लगातार अगर ऐसी डाइट को कंज्यूम करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन अ मैन स्टार्व्स, कोई भी अगर इंसान जो है वो भूखमरी का शिकार होता है, ही फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूम स्टोर्ड, मतलब उसके पास जो भी चीजें होती हैं उसमें से कौन सी चीज पहले टूटती है? फैट पहले टूटेगा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या फिर सारी चीजें पहले टूटेंगी? बताओ भाई। बताइए। बिल्कुल सही है। अगर आप स्टारवेशन की कंडीशन में रहोगे तो आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन है वो सबसे पहले टूटेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन भाई सबसे पहले टूटेगा, ग्लाइकोजन टूटेगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। ग्लाइकोजन टूटेगा किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। भाई ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड होता है, ध्यान है ना, होमोपॉलीसैकेराइड है, ब्रांच्ड होता है। ये टूटेगा तो ग्लूकोज की अलग अलग यूनिट में टूटेगा, वो ग्लूकोज जाकर के ऑक्सीडाइज करेंगी, आपकी बॉडी को एनर्जी देंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फूड ग्रुप इज प्राइमरी सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन? बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन इनमें से कौन से फूड में पाया जाएगा? फ्रूट में, वेजिटेबल में, ग्रेन में या फिर डेयरी प्रोडक्ट में? हाई क्वालिटी की बात हो रही है, हाई क्वालिटी, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, ध्यान देना। बताओ, सभी लोगों को आंसर करना है। हाई क्वालिटी की प्रोटीन कहां पर मिलेगी इन सारी चीजों में से? जी, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसा एनिमल प्रोडक्ट है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, तो उसमें जो प्रोटीन पाई जा रही है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो एनिमल प्रोडक्ट यहां पे सिर्फ एक ही तो दिख रहा है ना भाई, डेयरी प्रोडक्ट। बाकी सब तो प्लांट वाले प्रोडक्ट हैं, तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर फॉर एवरेज एडल्ट? देखो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपकी न्यू डाइटरी गाइडलाइन जो रिलीज करी गई थी 24 अप्रैल 2024 को, उसमें ये चीज बताई गई है कि एक अडल्ट हैं उनको डेली कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा है, अभी आप इसको थोड़ा सा याद रखना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर या फिर 4 लीटर? बताओ भाई, डेली इनटेक ऑफ वाटर। चलो, ज्यादातर लोग 3 बोल रहे हैं, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं। कितना पानी पीना चाहिए भाई? तो न्यू डाइटरी गाइडलाइन जो रिलीज करी गई थी आपकी, ठीक है, न्यू डाइटरी गाइडलाइन अभी अभी रिलीज करी गई थी 24 अप्रैल 2024 को। उसके अकॉर्डिंगली आपको 2 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है पर डे, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। न्यू डाइटरी गाइडलाइन में सीधा सीधा लिख रखा है कि 2 लीटर आपको मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। क्लियर, मिनिमम है भाई ये, मिनिमम 2 लीटर आपको पीना ही पीना है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज की कंपोनेंट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एटीपी एंड प्लेज क्रूशियल रोल इन एनर्जी ट्रांसफर विद इन द सेल? मतलब कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि मेन कंपोनेंट होता है आपके डीएनए का, आपके आरएनए का, जो यहां पर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है उसका? ऑप्शन आर B12, फोलेट, राइबोफ्लेविन या फिर फॉस्फोरस? बताओ भाई।
गलत नहीं करना है, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं जो भी चीजें आपको यहां पर बताई जा रही हैं। चलो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया, ऑप्शन नंबर डी दैट इज फास्फोरस। भाई डीएनए आरएनए की बात करोगे तो उसमें तीन ही चीज तो होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक उसमें पेंटोज शुगर होती है, राइबोज शुगर, और एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप है तो फॉस्फोरस तो रहेगा ना, ठीक है। एटीपी की अगर हम बात करें तो इसका तो फुल फॉर्म ही होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लास्ट में फॉस्फेट लगा हुआ है ना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है फॉस्फोरस ही तो है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है व्हाट इज द रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम फॉर एन एवरेज अडल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम कितना चाहिए होता है भाई एक एवरेज अडल्ट को डेली? ऑप्शन आर 500 mg, 1000, 2000 या फिर 3000 mg। mg के रेस्पेक्ट में बात हो रही है यहां पर। बताओ भाई, सही आंसर देना है, एकदम से पढ़ाया गया है आपको। 2000 आ रहा है कई लोगों का आंसर, कई लोगों का आ रहा है 500 आ रहा है, कई लोगों का 1000 भी आ रहा है। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, क्या क्या बनेगा देखो ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट, नमक जिसको बोलते हो, ठीक है, इसको कितना खाना चाहिए डेली, कितना खाना चाहिए, तो आप बताओगे 5000 mg। ये जो mg बोल रहे हैं ना बार बार, मिलीग्राम, ये होता कितना है ग्राम के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो 1000 mg में 1 ग्राम होता है, ये भी लिख लो। 1 ग्राम में कितना होता है, 1000 mg होता है मिलीग्राम, ये अलग से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, कितना ग्राम आपको डेली सॉल्ट चाहिए होता है, नमक कितना चाहिए आपको डेली, 5 ग्राम चाहिए, 5000 मिलीग्राम है तो कितना हो जाएगा, 5 ग्राम ही तो हो जाएगा ना, ये हो गया आपका 5 ग्राम। ये क्या है, नमक है डेली। अब इस नमक के अंदर अगर हम बात करें तो दो ही चीजें होती हैं, एक है सोडियम एक है क्लोराइड, ठीक है। सोडियम की अगर हम बात करें तो ये टोटल नमक का होता है 40%, ठीक है। क्लोराइड जो होता है वो होता है 60%। 5 ग्राम का 40% कितना होगा भाई, 5 ग्राम का 40%, 5 ग्राम का 40% कितना होगा, 2 ग्राम होगा ना, तो ये हो गया आपका 2 ग्राम। 2 ग्राम को कन्वर्ट करोगे मिलीग्राम में तो ये हो जाएगा 2000 मिलीग्राम, ठीक है। तो 2000 मिलीग्राम आपका हो गया सोडियम, ठीक है। सोडियम कितना हो गया 2000 मिलीग्राम। अगर ग्राम में पूछता है तो 2 ग्राम डेली, ये सोडियम की बात कर रहा हूं। नमक के बारे में अगर बात होती है, कॉमन सॉल्ट या NaCl के बारे में बात होती है, तो आप कहोगे 5 ग्राम डेली या फिर 5000 मिलीग्राम डेली, ठीक है। इसी को हम लोग 1 टीस्पून भी लिखते हैं। अगर 1 चम्मच टीस्पून लिखा हुआ है, टेबल स्पून इज डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है, टीस्पून में भी इतना ही आता है, 1 टीस्पून में 5 ग्राम आता है। तो अलग अलग टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन दैट प्लेज अ रोल इन वुंड हीलिंग। जब आपको घाव हो जाता है तो उसको सही करने में कौन सा विटामिन यहां पर अपना रोल प्ले करता है, A C D या फिर B, बताइए भाई। बताइए, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं यहाँ पर, ठीक है, एक एक चीज को आपको अच्छे से पढ़ाया गया है न्यूट्रिशन के अंदर, इसके साथ साथ फूड केमिस्ट्री के भी कुछ पोर्शन में आपको चीजों को पढ़ाया गया है। चलो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। कैसे रोल प्ले करता है, कोलेजन की सिंथेसिस करा करके, क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म और फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म, इसके लिए यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जाती है तो टूटती है, टूट के एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ऑप्शंस क्या दे रहा है भाई, विटामिन A B12 D या फिर E, बताओ। चलो 21 का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज विटामिन B12। अगर जा करके देखोगे नोट्स को उठाओगे तो वहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो आपका B12 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोबालामीन भी बोलते हैं, वो क्या करता है भाई, ये अमीनो एसिड और फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। गैस्ट्रिक एसिड जो होता है आपका, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा यहां पर मिनरल की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड या फॉस्फोरस। बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाया गया है आपको। गैस्ट्रिक एसिड
हाँ, मिनरल्स जो होते हैं वो कोफैक्टर का रोल प्ले करते हैं। कोएंजाइम और कोफैक्टर दोनों चीजें आपको पढ़ाई गई थी। इसका बता दो पहले। ठीक है, बताओ। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लोराइड। चलो देखो आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो है क्या? गैस्ट्रिक एसिड है, होता क्या है? HCl होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके पेट के अंदर एक एसिड होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्ल होता है ना। हाँ, जो आपके पेट में पाया जाता है। ठीक है, इसका पीएच बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर क्लोराइड है ना भाई, क्लोराइड। HCl है तो क्लोरीन तो होगा ना, बिना क्लोरीन के HCl बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मेन स्टोरेज साइट ऑफ विटामिन डी इन बॉडी? आपने विटामिन डी खा लिया, आपको पता है कि विटामिन डी स्टोर भी होता है, जितने फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं सारे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी को स्टोर करने वाली साइट कौन सी है आपकी बॉडी के अंदर? ऑप्शंस आर लिवर, स्किन, एडिपोज टिश्यू या फिर किडनी। बताओ भाई। जी हाँ, एग्जाम का डेट आ गया है आपका, 16 फरवरी को एग्जाम भी है। चलो भाई, देखो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा साइट है जहां पर विटामिन डी स्टोर होता है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्टोरेज साइट होता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। एडिपोज टिश्यू में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट जाकर के स्टोर होता है। कहां पर होती है? स्किन के जस्ट नीचे होती है, आपके एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जो ज्यादा मोटे होते हैं उनका पेट निकल आता है। ठीक है, तो वहीं पर जाकर के विटामिन डी भी स्टोर होता है, क्योंकि वो भी फैट सॉल्युबल है। ये विटामिन कैसा है? फैट सॉल्युबल है, तो वहीं जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एटेक्सिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। एक पेशेंट है जो कि एटेक्सिया सफर कर रहे हैं, मतलब जब वो चलते हैं ना तो बड़े लड़खड़ाने लगते हैं। उनको कौन सी बीमारी हुई है? ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, पिटैची हुई है या फिर सारी बीमारी हुई है? बताओ भाई। चलो भाई बताओ। हाँ, आंसर सभी को करना है, जिसने भी ज्वाइन किया है सभी को आंसर करना है। ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म है, बताओ जो भी आंसर है आपका। नहीं पढ़े हो लग रहा है आप लोग, भूल गए या तो। ठीक है, एडेक्सिया जैसे कि मैंने बताया था, एडेक्सिया उन लोगों को होता है जो ड्राई बेरी बेरी से सफर कर रहे होते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अरे भैया नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ना ड्राई बेरी बेरी। अब नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड तो आपका लोकोमोशन भी होता है ना। नर्वस सिस्टम ही आपका गड़बड़ हो गया तो लोकोमोशन कर पाओगे क्या? सही से चल नहीं पाओगे। ठीक है, ड्राई बेरी बेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नहीं नहीं, पिटैची नहीं है। पिटैची में आपके जो पीठ होती है उस पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, वो दूसरी चीज होती है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरडीए ऑफ नायासिन। बताओ भाई, आरडीए कितना होता है नायासिन का? नायासिन कौन सा विटामिन है? ये है आपका विटामिन B3। ठीक है, इसका आरडीए बताओ। 50 mg, 12 to 20 mg, 1.2 mg या फिर 10 mg पर डे। बताओ बताओ, आंसर सभी को करना है और भागो मत। ठीक है, बहुत सारे लोग भाग भी रहे हैं। भागोगे तो अपना ही नुकसान कराओगे। ठीक है, भागने से सिलेक्शन नहीं होगा। आए हो तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना। चलो भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 to 20 mg पर डे चाहिए होता है आपको नायासिन। ठीक है, नायासिन की बात हो रही है, विटामिन B3 की बात हो रही है यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरडीए ऑफ आयोडीन। आयोडीन का आरडीए कितना होता है? डेली कितना चाहिए? 200 mg, 150 माइक्रोग्राम पर डे, 50 माइक्रोग्राम या फिर 10 mg पर डे। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी हुआ है। आयोडीन का आरडीए कितना होता है? बताओ भाई, बाकी लोग भी आंसर करिए। हाँ, ज्यादातर आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, 15 से 20 माइक्रोग्राम पर डे होता है आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन हमें चाहिए होता है। ठीक है, और इसका फोर्टिफिकेशन कराते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट में। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेथियोनिन। मेथियोनिन नाम की एक अमीनो एसिड है, इसको हमें सिंथेसाइज करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमसे पूछ रहा है कि कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, B6, B12, B5 या फिर B9। बताओ, बताइए भाई। बताइए बताइए। होल्ड हो गया, आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास किसी का। एक दो आंसर्स आ रहे हैं बस। चलो भाई,
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन B12। कोबालामिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जब हमें मेथियोनिन की सिंथेसिस करानी होती है। ठीक, चलो सारी चीजें पढ़ाई हैं, जाकर के नोट्स में देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोनाइकिया इज द टिपिकल क्लिनिकल सिम्टम ऑफ। देखो देखो यहां पर थोड़ा ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। एक अभी पीछे पूछा था कॉइलोनाइकिया, ठीक है, ऐसा ही कुछ वो भी दिख रहा था, ये है ल्यूकोनाइकिया। दोनों में डिफरेंस होता है। कॉइलोनाइकिया में तो आपने देख लिया था कि हमारे जो नेल्स होते हैं, नाखून, वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ हो जाते हैं कॉइलोनाइकिया में। ल्यूकोनाइकिया कब कब होता है, किसकी वजह से होता है, ये आपको बताना है। ल्यूकोनाइकिया एक ऐसा डिफिशियंसी डिसऑर्डर है जिसमें कि नाखून जो होते हैं ना, इसके अंदर व्हाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, सफेद रंग के पैचेस आ जाते हैं नाखून के अंदर, ठीक है, इसको हम लोग ल्यूकोनाइकिया बोलते हैं। किसकी डेफिशिएंसी से होगा, ए की, आयरन की, जिंक की, या फिर विटामिन B2 की, बताओ भाई। नेल्स के अंदर सफेद रंग के पैचेस पड़ जाना किसकी डेफिशिएंसी से होगा। चलो भाई, देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जिंक की डेफिशिएंसी से। आयरन की वजह से कॉइलोनाइकिया हो रहा था, लिख लो इसको, नहीं तो भूलते रहोगे बार बार, ठीक है। ठीक है, और ये ल्यूकोनाइकिया जो है किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, जिंक की डेफिशिएंसी से हो रहा है। नेल्स के अंदर व्हाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सब प्रीवियस ईयर है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन आर कैल्शियम, कोबाल्ट, क्लोरीन, पोटेशियम, बताओ। हाइपोकैलेमिया बताइए भाई, आंसर करते रहो। हाइपोकैलेमिया, अरे हाइपोकैलेमिया होता है पोटेशियम की वजह से भाई। पोटेशियम का जो आप साइंटिफिक वो टर्मिनोलॉजी में लिखते हो ना, तो वो क्या लिखते हो, अरे जो आप पीरियडिक टेबल देखते हो उसके अंदर पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हो, के से रिप्रेजेंट करते हो ना भाई। तो के से ही यहां पर कैलेमिया वर्ड आया है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की कमी हो जाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द विटामिन विच कंबाइन विद फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखता है, और क्या कर रहा है, ये जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं उनसे जाकर के लड़ने का काम करता है, उनको फ्री रेडिकल को हटाने का काम करता है बेसिकली। B12, के, डी या फिर ई, बताओ कौन सा विटामिन है, बताइए भाई। देखो आंसर करो भाई, इतने सारे लोग हो, अगर आंसर ना आए तो फिर क्या ही मतलब है, और इतना पढ़ाया तभी भी आंसर ना आए तो फिर और ही खराब है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, ठीक है। देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से यहां पर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खराब होती है, ऑक्सीजन रेडिकल्स आकर के अटैक करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर उनसे बचना है तो विटामिन ई लेना पड़ेगा। यही वजह है कि हम लोग बोलते हैं कि विटामिन ई जो होता है ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, यही तो पढ़ाया था ना आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट क्यों होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल से जाकर के कंबाइन कर लेता है, फ्री रेडिकल जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं उनको स्टेबल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ विटामिन डी अकर्स इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। ऐसा विटामिन डी जो कि एनिमल ओरिजिन वाले फूड में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आर अर्गो कैल्सिफेरॉल, कॉलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल या फिर अर्गोस्टेरॉल, बताओ। भाई बहुत तेज चल रहे हैं, अब इससे ज्यादा तेज कैसे चलें। हाँ उसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई को, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करते रहो आप लोग, हम और तेज चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉलीकैल्सिफेरॉल। कॉलीकैल्सिफेरॉल जो होता है वो एनिमल ओरिजिन वाला विटामिन डी होता है, ठीक है। अब ये बताओ कि ये विटामिन D2 है या D3 है, जल्दी बताओ मुझे। D2 है या D3 है, बताइए भाई। D3 है, हाँ एक आंसर आया कि D3 है, ठीक है। ये D3 है भाई, ठीक है। हाँ D3 है, अभी आने लगे आंसर। चलो D3 है ये वाला क्या है, अर्गो कैल्सिफेरॉल क्या है, ये D2 है, ये D2 है, ठीक है। कैल्सिफेरॉल जो है वो कॉमन टर्म होता है भाई, ठीक है, दोनों के लिए यूज में लाया जाता है, कॉमन टर्म है फॉर बोथ D2 एंड D3। अर्गोस्टेरॉल एक ऐसा स्टेरॉल है जिस पर सनरेज की यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो अर्गो कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्लांट में पाया जाता है,
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, अब आपके बॉडी में क्या हो जाएगा? स्किन में एलर्जी होने लगेगी, जॉइंटिस हो जाएगा जिसको पीलिया बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बौनापन हो जाएगा, या फिर वीक इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगा। बताओ भाई। तो जल्दी जल्दी करो, आप लोग जल्दी करो तो हम भी जल्दी चलें आगे सर, आगे जल्दी से फिर, ठीक है। तब भी 32 पे पहुंचे हैं, 80 टोटल है हमारे पास, ठीक है, 80 तो करके ही जाएंगे। चलो देखो, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वीक इम्यून सिस्टम। आपका इम्यूनिटी जो है ना वो वीक हो जाता है, ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। एफएसएसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। कह रहा है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है तो कौन कौन सा क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिलेगा? बिटॉट्स स्पॉट हो जाएगा, कॉर्नियल जीरोसिस हो जाएगी, या एंसेफेलोपैथी होगी, या एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथी का। अब इसमें से आपको बताना है कि कितने डिसऑर्डर होंगे अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई है तो, ठीक है। पहला कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड वाले होंगे, दूसरा कह रहा है सारी हो जाएंगे, तीसरा कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और चौथा कह रहा है कि कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा विटामिन ए की डिफिशियंसी से। बताओ भाई, बताइए आप लोग। जी हाँ, एग्जाम डेट आ गई है, ठीक है, इसीलिए हम लोग आज ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। सारी चीजें पढ़ लिए हैं, जो भी नहीं पढ़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए, ठीक है, और क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा सॉल्व करो। चलो भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका विटामिन ए का डेफिशिएंसी है उसमें बिटॉट्स स्पॉट होता है, जिसमें कि एक ट्रायंगल बन जाता है फोम की तरह, ठीक है, फोम की तरह ट्रायंगल बन जाता है आपके आंखों के अंदर, ठीक है। कॉर्नियल जीरोसिस का मतलब क्या है? जो आपकी कॉर्निया होती है वो सूख जाती है, जिसकी वजह से दिखना जो होता है वो बंद हो जाता है, या कॉर्निया पे अल्सर्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं। एंसेफेलोपैथी इसकी वजह से नहीं होता है, एक वर्निक्स एंसेफेलोपैथी आप लोग पढ़े थे, वो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डिसऑर्डर की वजह से होता है, ठीक है। आगे बात हो रही है एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथी का, की जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विटामिन डी थ्री? अभी बोला था पीछे, बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ, विटामिन डी थ्री को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, कोलेकल्सिफेरॉल, गामा टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल। 2 दिन पहले लिया है बैच, कैसे कवर करें, एग्जाम डेट आ गई है। भाई देखो, इसमें हमारी गलती तो है नहीं कि आपने 2 दिन पहले बैच लिया है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपका बहुत कुछ हो सकता है। जो बच्चे अभी पहले से पढ़ रहे थे वो 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, आप यार 8 से 10 घंटे पढ़ो। 1 महीना बचा हुआ है, ढंग से पढ़ लो, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। 8 से 10 घंटे पढ़ लो, कवर कर लोगे। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर यूपीएससी का ये सिलेबस नहीं है, ठीक है। चलो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलेकल्सिफेरॉल, ठीक है, विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी से होता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल इज यूज्ड इन फूड एज। टोकोफेरॉल को किस रूप में हम फूड में यूज करते हैं? एसिडिटी रेगुलेटर के रूप में, स्टेबलाइजर के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, या फिर इमल्सीफायर के रूप में? बताओ। टोकोफेरॉल, बताइए भाई। सेशन छोड़ के नहीं जाना है, 80 क्वेश्चन जब तक कर नहीं लेते हैं तब तक बने रहना है, ठीक है। चलो, तो देखो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। भाई टोकोफेरॉल होता क्या है? ये एक विटामिन होता है जिसका नाम है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई अभी मैंने पीछे बोला कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है, ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। जितने भी ऑयल कंटेनिंग आपके सब्सटेंसेस होते हैं उसमें एज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई को ऐड किया जाता है। आगे बात हो रही है भाई, विच फॉर्म ऑफ टोकोफेरॉल इज मोस्ट एक्टिव? विटामिन ई का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा एक्टिव होता है? ऑप्शन आर अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा, डेल्टा, या फिर कोई भी नहीं। कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा एक्टिव होता है विटामिन ई का? बताओ। बताओ भाई, सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, नहीं आ रहा है अगर आपको तो जा करके पढ़ना, ठीक है, जा करके रिवाइज करना। पढ़ाया सब है, थोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्फा टोकोफेरॉल, ठीक है। अल्फा टोकोफेरॉल जो होता है वो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन ई का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे बोला, डैश इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन आर मैक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया। बताओ भाई, सारा एनीमिया है,
कौन सा एनीमिया हो जाएगा विटामिन ई की डेफिशिएंसी से? बताओ। बताइए भाई, कौन सा एनीमिया होगा विटामिन ई की डेफिशिएंसी से? जी हाँ ब्रिजेश, वेरी गुड। हीमोलिटिक एनीमिया होता है भाई। ठीक है, हीमोलिसिस होने लगती है, जो आपका आरबीसी होता है वो रप्चर करने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। ये होता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। राइट, बिल्कुल सही है। आगे बात हो रही है भाई, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2020, आईसीएमआर का जो आरडीए का डेटा होता है 2020 वाला, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट ऑफ रेफरेंस मैन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। प्रोटीन का आरडीए पूछ रहा है, पर केजी बॉडी वेट पर डे। एक दिन में आपका जितना भी वजन है उसमें से कितना हम मल्टीप्लाई करें तो आपको उतना प्रोटीन चाहिए होगा। ऑप्शन आर 0.9 ग्राम पर केजी पर डे, 1 0.83 या फिर 1.2। देखो इसको बार बार इसलिए बताता हूं ना क्योंकि ये डेटा चेंज हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका डेटा चेंज हो गया है। ठीक है, पहले हमारे साथ क्या होता था कि जितने किलो के हम हैं उतना ग्राम हमें डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, एक दिन में अगर आप 60 किलो के हो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 70 के हो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन अभी ये बदल गया था 2020 में, ये हो गया 0.83। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। 0.83 ग्राम पर केजी पर डे आपको यहां पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भाई, इरेडिएशन ऑफ फंजाई प्रोड्यूसेस विच विटामिन। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर एग्जाम में पूछ लिए गए थे, जिनको कि हम यहां पर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, कुछ बहुत ही अजीब से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला है। फंजाई पर अगर आप इरेडिएशन कराओगे, मतलब रेडिएशन डोजेस दे दोगे, तो उसकी वजह से कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है? D1, D2, D3 या फिर कोई भी नहीं? बताओ भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। विटामिन D2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, D2 अभी पीछे देखा था कौन सा था, वो प्लांट वाला आर्गो कैल्सिफेरॉल वाला था। ठीक है, तो वही वाला आपको प्रोड्यूस होते हुए मिलेगा अगर आप फंजाई पर ही रेडिएशन करा दोगे तो। ठीक है, लास्ट का आंसर, लास्ट का आंसर बताया तो था 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा विटामिन है या कौन है? विटामिन ए है, कैल्शियम है, विटामिन डी है या फिर आयरन है? बताओ भाई, बताइए बताइए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। विटामिन ए होता है रोडोप्सिन पिगमेंट के अंदर। ठीक है, विजुअल पर्पल। ठीक है, याद आ रहा है, कुछ पढ़ाया हुआ है न्यूट्रिशन के पोर्शन में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन D3 इज सिंथेसाइज्ड फोटोकेमिकली बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन यू और यूवी रेडिएशन फ्रॉम द प्रिकर्सर। ये क्या कहना चाहता है, सुनो इसको। विटामिन D3 जो है वो सिंथेसाइज होता है जब उस पर सनरेज पड़ती हैं। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसपे सनरेज पड़ती हैं, उसकी यूवी रेडिएशन पड़ती है तो वो विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है? ये आपको बताना है। 5 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 6 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 8 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल? बताओ। पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबको आ भी रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम का एक कोलेस्ट्रॉल आपकी स्किन पे होता है, जैसे ही विटामिन डी, सॉरी जैसे ही यूवी रेस पड़ती हैं, सन रेस की यूवी रेडिएशन, वो कन्वर्ट हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल में। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। बहुत ही आसान और बहुत ही घिसा पीटा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं? जबरदस्ती पूछे पड़ा हुआ है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, बताओ। चलो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन डी। भाई सन रेस से सिंथेसाइज होता है ना, तो सनशाइन विटामिन कहते हैं। सन जितना शाइन करेगा, उसकी आप एक्सपोजर में आओगे, उतना ज्यादा विटामिन डी आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होगा। ठीक है, बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। अगला क्वेश्चन है, विटामिन D2 इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी से बताओ D2 का केमिकल नेम। ठीक है, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, कॉलिकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल? D2 पीडीएफ मिल जाएगी भाई, बिल्कुल मिल जाएगी। बताइए आप लोग, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं, टोटल 80 क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आपका ही फायदा है। चलो भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अर्गो कैल्सिफेरॉल। ठीक है, अर्गो कैल्सिफेरॉल जो होता है वो प्लांट के केस में देखने को मिलता है, विटामिन डी का एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग विटामिन D2 बोलते हैं। ठीक है, अर्गोस्टेरॉल पर जब आपकी अर्गोस्टेरॉल पर यूवी रेडिएशन पड़ती है तब ये सिंथेसाइज होता है। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फैट सॉल्युबल विटामिन विच विटामिन इज मोस्ट पोटेंट टॉक्सिक विटामिन। देखो, जरूरी नहीं कि विटामिन जो हैं आपके बॉडी में
उनकी डेफिशिएंसी ही हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर आप कंज्यूम कर लो तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी हो जाए। तो कौन सा विटामिन है जिसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं? ए है, सी है, ए है, डी है, ई है या फिर के है? बताओ कौन सा विटामिन है जिसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा हैं? देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन डी। क्यों होगा? सन रेज से भी सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। सन रेज अपने आप सिंथेसाइज किए पड़ी हैं, कुछ खाओ चाहे ना खाओ। ऊपर से जितने भी सोर्सेज खाते हो ना, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज होते हैं जिसमें कि विटामिन डी पाया जाता है। ऊपर से ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो आपके बॉडी में जाने के बाद स्टोर भी हो जा रहा है, ठीक है। तो इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी हेल्प इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हेल्प करता है? ऑप्शन आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, दोनों के एब्जॉर्प्शन में या किसी के एब्जॉर्प्शन में नहीं? बताओ भाई, बताइए, जल्दी जल्दी करिए तो हम लोग जल्दी से फिर आगे बढ़े। बोथ, हाँ बिल्कुल सही है। दोनों के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है भाई, कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हेल्प करता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेड विटामिन ई इनटेक, विटामिन ई का आरडीए बता दो, ठीक है। 0.6 से 1 mg, 2 से 5 mg, 5 to 6 mg या फिर 7.5 से 10 mg? बताओ जल्दी, क्या है इसका आरडीए विटामिन ई का? पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया है ना? वेरी गुड। देखो कुछ लड़के यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, देख के लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 7.5 से 10 mg आपको चाहिए होता है ये पर डे, ठीक है। जिन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप लगे रहिए। और जिनका आंसर गलत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका बहुत कुछ होने वाला है, अभी भी बहुत टाइम है, ढंग से पढ़िए, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन ऑयल, ऑयल के अंदर कौन सा ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है? ऑप्शन आर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, बीएचए, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताओ भाई। बताइए बताइए। 47? चलो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोकोफेरॉल। देखो एंटीऑक्सीडेंट ये भी है, एंटीऑक्सीडेंट ये भी है, एंटीऑक्सीडेंट ये भी है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला है आपसे? हमने आपसे बोला है कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो कि ऑयल में पाया जाएगा। अब भाई ऑयल में जो चीज पाई जाएगी वो ऑयल सॉल्युबल होनी चाहिए। ऑयल सॉल्युबल कौन सा विटामिन होता है? तो टोकोफेरॉल ऑयल सॉल्युबल होता है, ठीक है, पहली चीज। बीएचए जिसकी बात हो रही है, बीएचए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, भाई ये एक टाइप का सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। कैसा होता है? सिंथेटिक होता है, नेचुरल नहीं होता है, ठीक है। टोकोफेरॉल कैसा हो गया? नेचुरल हो गया, ऑयल सॉल्युबल हो गया, तो ऑयल के अंदर पाया जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड भी तो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी, लेकिन ये कहां पर सॉल्युबलाइज होता है? पानी में, वाटर सॉल्युबल है। ऑयल में कहां से सॉल्युबलाइज हो जाएगा? ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोकोफेरॉल। चलो अगला क्वेश्चन है, विटामिन के नेचुरली अकर्स एज डैश ऑफ एनिमल टिश्यूज, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस आर फिलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, सिस्टोक्विनोन। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, तब आंसर करना किसके बारे में यहां पर बातें हो रही है, ठीक है। बताओ भाई। नहीं भाई, सभी लोग आंसर दे रहे हो, सभी को आंसर आ भी रहा है, सभी लोग आंसर भी कर रहे हो, ठीक है। जेंडर इक्वेलिटी है हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और सिलेक्शन भी सभी को लेना है, क्लियर। चलो देखो ध्यान से देखोगे अगर, तो बात हो रही है एनिमल टिश्यूज की, एनिमल वाला विटामिन के की बात हो रही है। दूसरी चीज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, मतलब जो आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं उनकी बात हो रही है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जिस पर्टिकुलर विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन के का कौन सा फॉर्म होता है? मेनाक्विनोन होता है, ठीक है। अगर यहीं पर अभी प्लांट की बातें होती तो उस केस में हो जाता आपका फिलोक्विनोन, लेकिन यहां पर एनिमल टिश्यू और बैक्टीरियाज की बात हो रही है जो आपके गट में पाए जाते हैं, इसलिए हो जाएगा मेनाक्विनोन, ठीक है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है, डाइट एक्सेसिव इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैट कैन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ peroxidized फैटी एसिड दैट मे रीच हार्मफुल लेवल, देयर इज एविडेंस दैट डैश प्रिवेंट्स दिस। भूल जाओ इसको क्या लिखा है, देखो ध्यान से समझो क्या बताना चाहता है। कह रहा है कि ऐसी डाइट जिसमें कि बहुत ज्यादा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, पीयूएफ है, ठीक है, उसमें यह चीज देखने को मिली है कि कई बार उसमें peroxidized हो जाती है, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन होगा तो जाहिर सी बात वहां पर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा।
जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे प्रिवेंट हो सकता है, ये आपको बताना है। क्या ऐसा डाल दो कि वो फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, पेरोक्साइड्स जो फॉर्म हो रहे हैं, वो प्रिवेंट हो जाएं। विटामिन ए डाल दो, डी डाल दो, या फिर ई, या फिर के, बताओ भाई। क्वेश्चन के लैंग्वेज की वजह से इशू नहीं होना चाहिए वैसे, हालांकि हिंदी में मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में जो लोग हिंदी मीडियम वाले हो उनको हिंदी में भी पेपर मिलेगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। बताइए भाई। चलो देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जितने भी ये पेरोक्सिडाइज्ड फैटी एसिड वगैरह यहाँ पर रिलीज हो रही हैं जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रही हैं, उनको ये स्टेबल करने का काम करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइनोसिस एंड लाउड पियर्सिंग क्राई इन इन्फेंट्स ड्यू टू थायामिन डेफिशिएंसी। विटामिन बी 1 जो होता है, जिसको हम लोग थायामिन बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है किसमें? इन्फेंट, यानी एक बच्चे में, जो कि न्यूली बॉर्न बेबी है। तो उसमें कह रहा है कि उसके अंदर दो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। साइनोसिस मतलब उसकी जो स्किन है ना वो ब्लू कलर की होती जा रही है, और इसके साथ साथ जब वो रोता है तो बहुत ही पियर्सिंग क्राई होती है, बहुत ही कानों में चुभने वाली आवाज निकलती है उसके मुंह से। ठीक है, किसका सिम्टम है? वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, इन्फेंटाइल बेरी बेरी, या फिर वर्निक्स इंसेफेलोपैथी? बताओ। वेरी गुड। चलो, इन्फेंटाइल बेरी बेरी, भाई नाम ही लिखा हुआ इन्फेंट है ना, इन्फेंट यानी बच्चा, तो बच्चे वाली बेरी बेरी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इन्फेंटाइल बेरी बेरी। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ वर्निक्स इंसेफेलोपैथी ड्यू टू थायामिन डेफिशिएंसी? थायामिन दैट इज विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हुई किसी भी इंसान के अंदर, उसको एक डिजीज हुई जिसको हम लोग बोलते हैं वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। उसका फीचर क्या है? भाई मसल वेस्टिंग होना, पैरालिसिस ऑफ आई मसल, डायरिया हो जाना, या फिर डर्मेटाइटिस? बताओ। बताओ भाई। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो दूसरी चीज से होता है, वो आपके थायामिन की वजह से नहीं होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे उसमें ब्लू कलर का उसका स्किन हो रहा था, वैसे यहां पर भी ब्लू कलर की स्किन हो जाती है। ठीक है, दोनों जगह पर स्किन का कलर ब्लू हो जाता है। चलो देखो, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैरालिसिस ऑफ आई मसल। जो आपकी आई मसल्स होती है ना, उनमें पैरालिसिस हो जाएगी, तो जो पलक झपकती है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक थेरेपी मेक्स द पर्सन डेफिशिएंट ऑफ। अगर कोई भी पर्सन एंटीबायोटिक लगातार खाते जा रहा है तो उसके अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी? विटामिन ए, सी, डी, या फिर के? बताओ। लगातार एंटीबायोटिक खाए पड़े हैं तो उसके अंदर कौन सी डेफिशिएंसी होगी, कौन से विटामिन की? बताइए भाई। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन के। क्यों हो जाएगा? ऐसा क्या हो गया कि विटामिन के की डिफिशियंसी हो रही है? देखो, विटामिन के में एक चीज और पढ़ाया था ना आपको, कि आपके गट में सिंथेसाइज होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि विटामिन के को आपके बॉडी में, गट में, इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। अगर एंटीबायोटिक खा रहे हो तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी तो मार डालोगे ना, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं, जो कि विटामिन के को सिंथेसाइज कर रहे थे, तो वो भी मर गए यहाँ पर, तो विटामिन के सिंथेसाइज ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिल्क इज द गुड सोर्स ऑफ ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आर साइनोकोबालामिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर थायामिन? बताइए भाई। बताओ भाई। 53 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कुछ लोग अभी एंटर कर रहे हो। कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डेड वर्जन ऐप पे रहेगा। ठीक है, चलो देखो, यहां पर कह रहा है कि मिल्क जो होता है वो सारी की सारी चीजों का अच्छा सोर्स होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन का अच्छा सोर्स होता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका अच्छा सोर्स नहीं होता? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में मिल्क के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो मिल्क इज वेरी पुअर सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? B9, B5, B6, B2? बताओ, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, 3-4 स्टार लगा लेना। ठीक है, बताओ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? बताइए भाई। देखो, इतनी बार पढ़ा दिया, क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, ठीक है, अब तो याद हो जाना चाहिए ना। नहीं याद है तो अभी याद करो।
देखो विटामिन B9 जो है ना इसकी वजह से होता है, जिसको हम लोग फोलेट या फोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, फोलिक एसिड लिख लो, फोलेट लिख लो, जो भी मन करे, फोलेसिन लिख लो, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से होता है ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। दो डिफेक्ट यहां पर हैं जो कि आपको रट लेने हैं, एक तो आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, दूसरा है आपका स्पाइना बिफिडा, इसी को कहते हैं, ठीक है, स्पाइना बिफिडा। अभी पीछे देखा था ना, ठीक है, दोनों हो रहा है इसी की वजह से। अगला क्वेश्चन है, टोट्स स्किन इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। टोट्स स्किन किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस आर ए मिनरल, प्रोटीन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। टोट्स स्किन डिजीज होती क्या है? टोट्स स्किन डिजीज, देखो इसमें होता क्या, जो आपका स्किन है ना वो इतना ज्यादा रफ होता चला जाता है कि टोड की तरह दिखने लगती है आपकी स्किन। टोड समझ रहे हो ना, एक टाइप का मेंढक होता है जिसकी जो स्किन होती है बहुत रफ होती है, ऊपर की स्किन। तो ये ऐसी डिजीज है जिसमें कि आपकी स्किन इतनी रूखी सूखी होने लगेगी, इतनी रफ होने लगेगी कि टोड के स्किन की तरह दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये होता है ऑब्वियसली विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स के सिक्रेशंस के लिए जो पर्टिकुलर विटामिन जिम्मेदार होता है वो होता है विटामिन ए। अच्छे से पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। तो उसकी डेफिशिएंसी हुई तो जो स्किन था उसका टेक्सचर चेंज हो गया, रफ हो गया, टोर्स स्किन डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। सपोज दैट, अब देखो यहां पर एक चीज और होती है, सपोज दैट विटामिन ए ऑप्शन में नहीं है और एक और ऑप्शन है एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, तो भैया ये भी सही हो जाएगा। समझना इस बात को, विटामिन ए ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन कौन सा सही होगा? एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है, विटामिन ए ऑप्शन सही होगा। अगर बोथ दिया है ऑप्शन में, बोथ आर करेक्ट, तो बोथ को मार करके चले आना, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या करना है? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिन बाइंडर। बायोटिन नाम का जो विटामिन होता है जिसको कि हम लोग विटामिन B7 के नाम से जानते हैं, विटामिन H भी बोलते हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा यहां पर न्यूट्रिएंट है जो कि उसको बाइंड कर लेता है? एविडिन, एफ्लाटॉक्सिन, गॉसिपॉल, एल्ब्यूमिन, बताओ भाई। बताइए बताइए। एविडिन बिल्कुल सही है। एविडिन जो कि रॉ एग के अंदर पाया जाता है, ये एक टाइप का बायोटिन बाइंडर होता है। अगर आप इसे ज्यादा खाते हो, ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो विटामिन B7 दैट इज बायोटिन को ये जाकर के बाइंड कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर पोटेंशियल सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी, ठीक है, इसका पोटेंशियल सिम्टम क्या है? स्कर्वी किसकी कमी से होता है भाई? विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। सोलन ब्लीडिंग गम्स, मतलब आपके जो जबड़े हैं, ठीक है, वो फूल जाएंगे, ब्लीड करने लगेंगे, ठीक है, खून निकलने लगेगा जबड़ों से। कॉर्क स्क्रू हेयर, आपका जो बाल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपके बाल का शेप, ठीक है, कॉर्क के स्क्रू की तरह। ज्वाइंट पेन और मसल एक्स, मतलब आपके जो ज्वाइंट है ना वहां पर बहुत पेन होगा, जोड़ों में बहुत दर्द होगा, और मसल में बहुत ज्यादा पेन होगा, या फिर सारे ही सही है? बताओ, स्कर्वी का सिम्टम पूछा है, बताओ भाई स्कर्वी का सिम्टम। चलो देखो सारे ही सही हैं, ठीक है। स्कर्वी पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सारे सिम्टम वहां पर बताए थे, एक प्रॉपर डायग्राम बना करके बताया हुआ था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जाने के, ठीक है। तो ब्लीडिंग गम होने लगता है, मतलब जो आपके जबड़े होते हैं वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, फूल जाते हैं जबड़े। इसके अलावा जो आपके हेयर का शेप होता है कॉर्क स्क्रू हो जाता है, आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द RDA ऑफ विटामिन सी अकॉर्डिंग टू ICMR 2020। विटामिन सी का RDA बताओ जल्दी से। 60 mg पर डे, 80 mg पर डे, 100 mg पर डे, 120 mg पर डे, बताइए भाई विटामिन सी का RDA। बताओ भाई, RDA सिलेबस में है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 80 mg पर डे विल बी द RDA ऑफ विटामिन सी, ठीक है। 80 mg पर डे, ठीक। चलो भाई, और ये ऐसे विटामिन है जिनको कि आपको डेली खाना होता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इनका एक्सेस अमाउंट हो गया तो यूरिन से पास आउट हो जाएगा, ये आपके बॉडी में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज मेजर सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का मेजर सोर्स कौन सा नहीं है इसमें से? सिट्रस फ्रूट, गुआवा, मीट, ड्रमस्टिक लीव्स, बताओ भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि विटामिन सी का अच्छा सोर्स नहीं है, ठीक है। नॉट, ये सब अंडरलाइन कर लेना पेपर में, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जो मीट होता है वो विटामिन सी का अच्छा सोर्स नहीं होता है। बाकी खट्टे फल तो आपको पता ही है, खट्टे में भी जो सिट्रस वाले होते हैं, जैसे नींबू है, जैसे कि संतरा है, जैसे कि मौसम्बी है, ये सब सिट्रस में आते हैं, ठीक है।
गुआवा अभी पीछे बोला था कि व्हाइट गुआवा इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, ठीक है, अच्छा सोर्स होता है। रिचेस्ट नहीं बोला मैंने, लेकिन बेस्ट सोर्स होता है, ठीक है। हरी मिर्च भी होती है, ठीक है। ड्रम स्टिक लीव्स जो होती हैं ये भी अच्छे सोर्स होती हैं विटामिन सी की, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, वाई आर इंडिविजुअल्स विथ किडनी स्टोन्स एडवाइज्ड टू अवॉइड एक्सेसिव विटामिन सी इनटेक। ऐसे लोग जो कि किडनी के स्टोन से पीड़ित हैं, जो किडनी की पथरी होती है उससे पीड़ित हैं, उनको क्यों बोला जाता है कि आपको विटामिन सी कम लेना है, ठीक है। क्या वजह है? पहला कह रहा है कि कोलेजन की सिंथेसिस कराने में बड़ा दिक्कत देता है विटामिन सी। अगला कह रहा है कि विटामिन सी जो होता है उसकी वजह से एलर्जी होने लगती है। अगला कह रहा है विटामिन सी जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड में मेटाबोलाइज होने लगता है। अगला कह रहा है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर की जो सिंथेसिस होती है, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ऐसी चीजें जो कि नर्व इंपल्स को कंडक्ट कराने में हेल्प करती हैं, उनके साथ ये इंपेयर्ड रोल प्ले करता है, मतलब इंटरफेयर करने लगता है। बताओ। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ऑक्जेलिक एसिड में मेटाबोलाइज होने लगता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वही तो ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो पथरी होती है ना, पत्थर पत्थर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। विटामिन सी उनको मेटाबोलाइज कराने का काम करती है, इसकी वजह से उनका फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अब केवल 20 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, बने रहना लास्ट तक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क फैक्टर क्या है? हाई कैल्शियम इंटेक, यंग एज, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर एडिक्वेट विटामिन डी इंटेक। बताओ। रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। वेरी गुड। चलो देखो, ये हड्डी है ना, हड्डी, इसके अंदर ना बड़े बड़े पोर्स होने लगते हैं, बड़े बड़े से छेद होने लगते हैं, इसकी डेंसिटी ना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। ये जो ठोस होता है ना, ठोसपन इसका कम हो जाता है, डेंसिटी बड़ी कम हो जाती है। ये होता है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से। पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज में जो विमेन्स होती हैं, जो ज्यादा एज की हो जाती है, 50+ एज की, मीनोपॉज के बाद वाली जो एज होती है उसमें एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। उसकी वजह से उनके अंदर कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उनकी हड्डियां कुछ ऐसी हो जाएंगी, अंदर से पोर्स हो जाएंगे। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि 50 से बाद की जो औरतें होती हैं उनमें हड्डियों से रिलेटेड डिसऑर्डर बहुत होता है। या तो हड्डियां मुड़ जाती हैं पैर की, या तो हड्डियों के में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप कैल्शियम का इंटेक अपने डाइट में बढ़ा दें। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को यहां पर बोला जाता है कि आप कंज्यूम करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पढ़ाया है, जाकर के नोट्स में देखना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर कैल्शियम अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2020। कितना खाना चाहिए आपको डेली कैल्शियम? बताओ भाई। 500 mg पर डे, 800, 1000 या फिर 1400? कितना खाना चाहिए कैल्शियम? चलो गुड। आपको डेली 1000 mg पर डे कैल्शियम को खाना होता है। 1000 mg कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, ये 1 ग्राम है मात्र। 1 ग्राम कैल्शियम आपको खाना होता है डेली, ठीक है। बस इतना सा, ठीक है। बेस्ट सोर्स जल्दी से बताओ, कैल्शियम का बेस्ट सोर्स कौन सा होता है? सबसे अच्छा सोर्स बताओ भाई जल्दी से। ये सारे क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या करोगे? पूछा हुआ है, एफएसएसआई में एक बार क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम? नहीं, फिश ऑयल नहीं है, मिल्क भी नहीं है, मिल्क भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। सनलाइट नहीं है, वो तो विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। रागी भी नहीं है। रिचेस्ट सोर्स में बोल रहा हूँ, रिचेस्ट सोर्स। आलमंड भी नहीं है, आंवला भी नहीं है, स्पिनच भी नहीं है भाई, एल्गी एल्गी भी नहीं है, रागी नहीं है बोल दिया है, एग भी नहीं है, क्लोरेला भी नहीं है, नहीं है, मेथी भी नहीं है। और बताओ। अरे ग्रेन में कौन सा ग्रेन? चाक? अच्छा, चाक खा लोगे कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो? अजीब इंसान हो। वेरी गुड अश्विनी, ठीक है। सिसमे सीड्स, ठीक है। सिसमे सीड्स प्रतीक्षा, राइट, ठीक है। सिसमे सीड्स होती हैं भाई सफेद तिल, अभी तो उसका सीजन भी चल रहा है ना, सिसमे सीड्स। अभी उसके लड्डू बन रहे होंगे ना, सबके घरों में बन गए होंगे, ठीक है। सफेद रंग की जो तिल होती है ये सबसे रिचेस्ट सोर्स होती है कैल्शियम का, ठीक है। व्हाइट कलर की लिख लेना भाई, ब्लैक वाली नहीं, व्हाइट वाली। व्हाइट वाली जो सिसमे सीड्स होती हैं, तिल, हिंदी में लिख ले रहे हैं, तिल, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, क्लियर? याद रखना, पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन वर्क टुगेदर टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो कैसे पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सीटोनिन मिल करके काम करते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों के दोनों कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। अगला कह रहा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है, जबकि कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करती है। अगला कह रहा है कैल्सीटोनिन जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है, पैराथायरॉयड हार्मोन कम करती है। बताओ। भैया सभी लोग आंसर करो। इतने सारे लोग आप लोग लाइव हो, क्यों हो लाइव हो तो आंसर करो। चलो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। कैल्सीटोनिन जो होता है वो इसको कम करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आएगा तो बताना, एक्सप्लेन कर देंगे कैसे कैसे करता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नहीं आएगा बता देना। अगला क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज फैसिलिटेटेड बाय। ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करेगा? पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम। बताओ भाई। बताइए। बाकी लोग बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सोडियम जो होता है वो हेल्प करता है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में। ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होता है भाई, बताओ जल्दी से। एक्टिवली होता है कि पैसिवली होता है, बताओ जल्दी से। ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर? हाँ, डी वाले सब सही हैं। सोडियम, सोडियम हेल्प करता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होने में। कैसे एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज, एक्टिवली कि पैसिवली? एक्टिवली होता है मित्र। पैसिवली होगा तो काहे लिए किसी की जरूरत पड़ेगी? पैसिवली का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अपने आप मूव करना। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मतलब उसको एब्जॉर्ब होने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, पढ़ाया हुआ है सारी चीजों को। इसको एब्जॉर्ब होना है, इसको अगर एब्जॉर्ब होना है आपके बॉडी में तो इसके लिए चाहिए एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, प्लस क्या चाहिए? सोडियम चाहिए। सोडियम नामक एक गाड़ी होती है जो कि ग्लूकोज को अपने ऊपर बैठाती है, सेल के अंदर तक लेकर के जाती है। धक्का देने का काम कौन करता है? एटीपी नाम की एनर्जी करती है। ठीक है, एनर्जी करेंसी इसको बोलते हैं। क्लियर। सेल के अंदर छोड़ करके सोडियम बाहर चला आता है। क्लियर। तो यहां पर ग्लूकोज एज वेल एज एंड गैलेक्टोज भी ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो आपने भी पैसिवली बोला ना वो हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पैसिवली होता है, बिना एनर्जी के। ठीक है, इसके लिए कोई भी टाइप की एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। हाँ, फ्रक्टोज पैसिव होता है, बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, मेजर कटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मेजर कटायन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड या फिर कोई नहीं? बताओ। इंट्रासेलुलर फ्लूइड। बताओ भाई, सभी लोग बताओ। देखो ऐसे करोगे क्या? दो टाइप का फ्लूइड बताया था ना, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से बाहर रहने वाले, ठीक है, और एक होता है इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर रहने वाले। ठीक है, सेल के बाहर जो रहने वाले हैं उसमें दो पढ़ाया था, एक सोडियम पढ़ाया था, एक क्लोराइड पढ़ाया था। नमक याद रखना, नमक जो है सेल के बाहर रहता है। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, दोनों सेल के बाहर रहते हैं। ये कटायन, ये एनायन। ठीक है, Na+Cl-। अगर बात करें इंट्रासेलुलर की तो यहाँ पर पोटेशियम आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इंट्रा बोला है तो पोटेशियम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। इंट्रासेलुलर बोला है तो पोटेशियम, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलता है तो सोडियम एज वेल एज क्लोराइड। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मिनरल व्हेन प्रेजेंट रिमूव्स फॉस्फेट एंड फाइटेट एनहांसिंग आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन को एब्जॉर्ब कराना है तो उसके साथ कौन सा मिनरल अगर प्रेजेंट रहेगा तो फॉस्फेट और फाइटेट दोनों को बाहर करने का काम करेगा। ऑप्शन आर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सोडियम। चलो भाई बताओ।
कौन सा मिनरल अगर आयरन के साथ आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो ये जो फाइटेट या फिर फॉस्फेट हैं उनको रिमूव करेगा और आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा? यहां पर होगा कैल्शियम। कैल्शियम पढ़ाया था ना आपको। कैल्शियम जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जितने भी बाइंडिंग करने वाले एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं उनको ये रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिड्रोसिस कॉमनली एसोसिएटेड विद? सिड्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है, क्यों होती है? कम आयरन की वजह से होती है। अगर आप लगातार आयरन वाले बर्तन में खाना पका के खाते हैं तो उसकी वजह से होती है। रेड मीट को अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तब हो जाएगी, या फिर आयरन के सप्लीमेंट को नहीं खाते हो तब हो जाएगी। सिड्रोसिस, बताओ भाई। बताइए बताइए। नहीं नहीं, देखो सिड्रोसिस दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है ऑक्यूपेशनल सिड्रोसिस, ठीक है, और दूसरा होता है डाइटरी। ऑक्यूपेशनल सिड्रोसिस उनको हो जाती है जो कि लोहे की फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, उनके अंदर लोहे के छोटे छोटे कण लगातार जाते रहते हैं, ठीक है, तो उनको होती है ऑक्यूपेशनल सिड्रोसिस। डाइटरी सिड्रोसिस उनको होती है जो कि लोहे के वेसल्स में, आयरन वेसल्स में लगातार खाना बना करके खाते हैं, या तो आयरन के वेसल में ऐसी चीज को स्टोर करके रखते हैं जिसको वो लगातार खा रहे हैं या पी रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम्म, लगातार अगर आप आयरन वाली वेसल में चीजों को कुक करोगे तो आपको सिड्रोसिस हो जाएगी। इसके अलावा हाँ हाँ हाँ, वेल्डर डिजीज, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वेल्डिंग वगैरह जो करते हैं उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, ऑक्यूपेशनल सिड्रोसिस हो जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन अफेक्टेड बाय हीमोक्रोमेटोसिस? हीमोक्रोमेटोसिस नाम की एक डिजीज है, उसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है? किडनी, इंटेस्टाइन, लीवर, टीथ, बताओ। इसमें भी आयरन बढ़ जाता है, पता है, हीमोक्रोमेटोसिस में, और अलग अलग जगह जा करके एक्यूमुलेट होने लगता है। वहां पर उनके पैचेस देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल सही है, लीवर, लीवर में, पैनक्रियाज में, इन सब जगह पर जाकर के एक्यूमुलेट होने लगता है आयरन, ठीक है। अलग से दिखता भी है कलर उसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, विच सोर्स इज रिच इन हीम आयरन? हीम आयरन वाला सोर्स कौन सा इसमें से है? ठीक है, गार्डन क्रेस सीड है, ग्रीन वेजिटेबल है, रेड मीट है, या फिर मैंगो पाउडर है, बताओ। बताइए भाई, सभी लोग बताओ। चलो, देखो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेड मीट। जो भी आपके एनिमल सोर्सेज होते हैं उसमें हीम आयरन पाया जाता है, ठीक है। जो प्लांट सोर्सेज होते हैं उसमें नॉन हीम आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो हीम आयरन वाला रिच सोर्स एनिमल वाला होता है, रेड मीट के अंदर पाया जाएगा। ठीक, चल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम हेरिडिटरी एक्सेसिव आयरन एक्यूमुलेशन इन वेरियस ऑर्गन? आपके अलग अलग ऑर्गन में आयरन जाकर के जम जा रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है। ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है? किस बीमारी की वजह से हो रही है? आयरन ओवरडोज की वजह से, हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से, सिट्रोसिस की वजह से, या फिर एनीमिया की वजह से? बताओ भाई, बताइए। हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। जो आपका हेरिडिटरी डिसऑर्डर है ना, वो यही होता है। सिड्रोसिस कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर नहीं है, बेसिकली पेरेंट्स से अपने बच्चे में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये होता है, ठीक है। पेरेंट्स को अगर हुआ है तो बच्चों को भी हो जाता है, ठीक है। तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है भाई, ध्यान देना। चलो, अगला, अब बस 10 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ी देर और। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ आयरन डिफिशियंसी कैरेक्टराइज्ड बाय थिन कॉनकेव नेल्स विद रेज्ड एजेस? अब गलत मत करना, दो बार पूछ लिया इसको, ठीक है। पतले पतले से कॉनकेव नेल हो गए हैं, बगल बगल उठ गए हैं, ठीक है, एजेस जो उनके होते हैं वो उठ गए हैं, बाहर निकल गए हैं। ल्यूकोनाइकिया, एनोनाइकिया, कॉइलोनाइकिया, ऑनिकोलिसिस, बताओ। बस बस बस, एंड होने वाला है, 9 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद तुरंत एंड कर देंगे। हाँ, कॉइलोनाइकिया याद रखना। ल्यूकोनाइकिया में व्हाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं नेल्स के अंदर, कॉइलोनाइकिया में बगल बगल से रेज्ड एजेस होते हैं, उठ जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आईडीए फॉर आयरन फॉर वुमेन अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2020? आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंगली वुमेन के लिए आयरन का आरडीए कितना होगा? 19, 29, 40, 50 mg पर डे में है वुमेन के लिए, बताओ भाई जल्दी से। 29, 29, हाँ बिल्कुल सही है।
ये मेन वाला है, 19 किसका है, मेन का है, ये सब चीजें याद रखना। वुमेन का कितना है भाई, 29 है, ठीक है। अच्छा ना, एक 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 थोड़ा सा ना यहाँ पर दिक्कत हो गई है। एक मेरे पास डाउट भी आया था, उसी डाउट के अकॉर्डिंगली मुझे पता चला ये चीज। हुआ क्या पता है, हाँ अनुपमा जो आप कहना चाहती है ना उसी पे आ रहे थे हम। देखो आरडीए की जो टेबल रिलीज हुई थी, आरडीए 2020 वाली, इसमें हुआ क्या कि एफएसएससीआई की वेबसाइट पर जाकर के देखोगे, जो आरडीए की टेबल रिलीज हुई है उसमें बोला गया है कि जो विमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट विमेन्स, उनका आयरन का आरडीए सबसे ज्यादा होना चाहिए, 40 mg पर डे होना चाहिए। ठीक, यही हमने पढ़ा भी है। एफएसएससीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो पीडीएफ 2-4 पेज का है, आपको मिल जाएगा। एक आईसीएमआर का पूरा वो रिलीज किया गया था, टोटल आरडीए का टेबल, ठीक है, आईसीएमआर की तरफ से ऑफिशियली रिलीज किया गया था। उसमें देखा गया तो उन्होंने बड़ा ही अजीब डेटा दिया है वहां पर। 40 mg पर डे की जगह इसको दिया है 27 mg पर डे, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है इन्होंने, ठीक है। हम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। ये हो कैसे गया, ये दिमाग नहीं मतलब काम कर रहा है मेरा भी कि कैसे हो गया भाई। प्रेग्नेंट वुमेन में 27 mg पर डे कैसे हो सकता है, ठीक है। 40 mg पर डे जो एफएसएसआई के ऊपर आरडीए के टेबल है उसमें दिया हुआ है। लेकिन अभी उनका जो एक ऑफिशियल पूरा वो है, एक पीडीएफ है, उसके अंदर उन्होंने अलग अलग टेबल्स बनाई है जिसमें कि प्रेग्नेंट वुमेन का 27 mg पर डे दे दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज हो कोई बात नहीं है, आप 40 टिक करके आना, अगर 40 रहेगा तो, 40 नहीं है तो 27 वाला टिक करना, ठीक है। 40 टिक करके आना, 40 के सिवाय अगर 27 और 40 दोनों ऑप्शन में होता है ना, तब भी 40 ही करके आना। क्योंकि हम किसको रेफरेंस देंगे, अगर मान लो हम चैलेंज करेंगे आंसर की को, हम रेफरेंस देंगे एफएसएसआई को, क्योंकि वो हमारी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, फूड टेक की जॉब है ना आपकी, ठीक है। आप जूनियर फूड एनालिस्ट बनने जा रहे हो, सारा काम आप एफएसएसआई के अंतर्गत करोगे, ठीक है। तो आप बोलना कि वहां पर उन्होंने अपने वेबसाइट पर जो पीडीएफ डाल रखी है, वहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 40 mg पर डे जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन आईसीएमआर वालों ने पता नहीं कहां से 27 कर दिया है, ठीक है। हाँ, आईसीएमआर एनआईएन ने ही ये वाला डेटा भी आईसीएमआर एनआईएन की ही तरफ से रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में एक बुक आती है जिसके अंदर वो 27 दे रखे हैं, ठीक है। कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन आप 40 करके आना अगर 40 ऑप्शन में है तो। प्रेग्नेंट वुमेन की बात हो रही है, आयरन के आरडीए की, और ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा भी गया है। तेलंगाना ने क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट किसको होगी, ठीक है। तो उसमें आंसर गया था प्रेग्नेंट वुमेन, क्लियर। अब भाई प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर 27 कर दोगे तब तो नॉर्मल वुमेन के अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मल गर्ल्स जो होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो ये कहां से हुआ, क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है। मे भी एक वजह हो सकती है, एक वजह थोड़ा सा बहुत ज्यादा चिंतन मनन करने के बाद जो पता चली है, शायद हो सकती है वो वजह जिसकी वजह से यहां पर विमेन्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में आरडीए कम हुआ है आयरन का। वजह ये हो सकती है कि आयरन का सबसे ज्यादा जो लॉस होता है ना बॉडी से, वो ब्लड के फॉर्म में होता है। तो वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशन के दौरान आयरन का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है। तो मे भी पहले वो लोग ये चीज कैलकुलेट करना भूल गए थे, बाद में उन्होंने कैलकुलेट किया हो तो पता चला हो कि प्रेग्नेंट वुमेन में 27 mg ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्यालात हैं, ये कुछ सच्चाई नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, उन्होंने अभी 27 किया है, पहले 40 किया था, ठीक है। तो जो भी आपको यहां पर बता रहा हूं एफएसएसआई का डेटा है, 40 वाले पे टिक करके आना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन दैट स्टोर्स एक्सेस आयरन इन द नॉन टॉक्सिक फॉर्म। कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि एक्सेस आयरन को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में स्टोर करती है, हीमोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, फेरिटिन या फिर मायोग्लोबिन। बताओ भाई। हाँ, मेंस्ट्रुएशन की वजह एक हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो उस दौरान आयरन का लॉस भी नहीं होगा, जिसकी वजह से मे भी आयरन का इंटेक जो है वो थोड़ा कम हुआ हो, पहले कैलकुलेट करना भूल गए होंगे। ये भी बात सही कह रहे हो आप, आयरन का सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, न्यू डाइटरी गाइडलाइन में सीधा सीधा लिखा है उन्होंने कि आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स को आप रिकमेंड कर देते हो 3rd मंथ से ही, कि लगातार आप खाना शुरू कर दो, ठीक है। चलो भैया, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ भाई। फेरिटिन। देखो, स्टोरेज की बात कर रहा है, यहां पर स्टोरेज की बात कर रहा है, एक्सेस आयरन को स्टोर कहां पर करेगा, तो फेरिटिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो कि एक्सेस आयरन को स्टोर करने का काम करती है। हाँ, इन्फेंट रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि हाँ बिल्कुल, वो लोग रिकमेंड करते हैं, आयरन फोलिक एसिड के सप्लीमेंट को रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। लेकिन कैसे हो गया ये 27 कैसे हो गया डेटा, ये नहीं पता, ऑफिशियल डेटा है, कोई ऐसा नहीं है कि
ऐसे ही कहीं से हमें पीडीएफ मिल गई हो, वो आईसीएमआर के वेबसाइट पे पड़ा हुआ डेटा है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है, पिटैची इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से पिटैची नाम की डिजीज कॉज होती है? ए बी सी डी, बताओ बताइए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन सी। दो डिजीज याद रखना, ठीक है। करवी याद रखना, जो कि बहुत पुरानी डिजीज हो चुकी है, बच्चे बच्चे को पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। दूसरी है पिटैची, जो कि बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। और ये पूछ लिया था अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में, पूछ लिया था कि पिटैची किसकी उससे होता है, कमी से होता है, एफएसएसआई में पूछ लिया था, ठीक है। जो आपका बैक होता है ना, पीठ पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि कोलेजन नाम का जो आपका प्रोटीन होता है, जिससे कि आपका कैपलरीज बनती हैं, वो रप्चर करने लगता है। क्यों रप्चर किया? क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी थी। रप्चर किया तो इंटरनली ब्लड जो है वो बाहर निकला, ब्लड बाहर निकला तो क्लॉट भी कर गया, अब अंदर ही अंदर ब्लड बाहर भी निकला, ब्लड क्लॉट भी कर गया, तो स्किन से देखोगे तो ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट दिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा, उनके पीठ पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, इट इज पिटैची, ठीक है। तो ये होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, दिस इज सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इट इज रेफर टू एज, ठीक है। ये भी एफएसएसआई का ही क्वेश्चन है। ये एक ऐसा पानी है जो कि तब रिलीज होता है जब फैट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें आप खा रहे हो, आपके बॉडी में जाने के बाद टूटती हैं, ऑक्सीडाइज होती हैं, तो पानी निकलता है, ठीक है। उस पानी को बोलते क्या है? इंटरसेलुलर वाटर, इंट्रासेलुलर वाटर, मेटाबॉलिक वाटर, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर, बताओ भी। पानी आपके उसमें है ना, सिलेबस में। स्किन फ्रेजाइल नहीं होती है उसमें, जो पीछे अभी बताया पिटैची में, स्किन के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो आपका कैपलरी है ना, वो रप्चर किया है, कैपलरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। इसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी से इसमें से कौन सा डिसऑर्डर होता है? एमिनोरिया, एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका, इंसोम्निया या फिर क्रिटिनिज्म, बताइए भाई। जल्दी करिए, चार क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से करके निकलते हैं, ठीक है। आंसर्स क्यों नहीं आ रहे? हाँ आए हैं, बताओ भाई। प्रीवियस ईयर है ये, एफएसएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया भी गया है। हाँ, एंड एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। भैया एक्रोडर्मेटाइटिस में डर्मेटाइटिस वर्ड लिखा हुआ है ना, मतलब स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर ये भी है। और जिंक की कमी से, जैसा कि आपको पता है, नेल से रिलेटेड डिसऑर्डर, हेयर से रिलेटेड डिसऑर्डर, स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। हेयर का सफेद हो जाना जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। नेल से रिलेटेड डिसऑर्डर ल्यूकोनाइकिया, अभी मैंने बताया था, व्हाइट कलर के पैचेस पड़ जाना, ठीक है। स्किन वाला आ गया आपका एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, दी आरडीएफ फॉर प्रोटीन फॉर मेल इज बेस्ड ऑन रेफरेंस वेट ऑफ। हाँ, जो रेफरेंस वेट होता है मेल्स का, कितना होता है बताओ? आरडीए टेबल में रेफरेंस वेट कितना माना गया है मेल का? बताओ भाई। 60, 65, 70, 75, कितना माना गया है? ठीक है। आईसीएमआर 2010 के अकॉर्डिंगली मेल का मेल का जो रेफरेंस वेट हुआ करता था वो सिर्फ 60 किलो हुआ करता था। आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंगली मेल का जो रेफरेंस वेट हुआ है वो बढ़ गया है इंडिया के अंदर, वो हो गया है 65 किलो का, ठीक है। मतलब हमारा जो रेफरेंस वेट हुआ करता था वो बढ़ गया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिटॉट्स स्पॉट। बिटॉट्स स्पॉट होता क्या है? कह रहा है कि रेज्ड मडी पैचेस ऑन स्किन, स्किन के ऊपर मडी पैचेस हो जाना, ड्राई पैचेस हो जाना कंजक्टाइवा के ऊपर, मतलब जो आपका व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई होता है उस पर ड्राई पैचेस होना, एक्यूमुलेशन ऑफ फोमी मटेरियल ऑन द कंजक्टाइवा, आंख का जो सफेद वाला पोर्शन है उस पर फोमी फोमी मटेरियल आकर के जम जाना, स्कैरिंग ऑफ द कॉर्निया, मतलब कॉर्निया पे स्कार्स पड़ जाना, बताओ। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले वाले सेशन में। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे फोम की तरह कुछ मटेरियल होता है जो कि आ करके आपके
व्हाइट कलर की जो कंजक्टाइवा वाली पोर्शन होती है उसमें जम जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज बीएमआर टिपिकली हाईएस्ट? हमारे जीवन के कौन से दौर में बीएमआर सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, पूछा जा सकता है भाई। एडोलेसेंस में, अर्ली अडल्टहुड में, इन्फेंसी में, एल्डरली। एल्डरली मतलब बूढ़ापन। बताओ भाई। बताइए बताइए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बीमार कब होता है? बच्चों में होता है। ठीक है, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स में होता है। ठीक है, फिर कम होता जाता है, फिर जैसे ही हम एडोलेसेंट पीरियड में आते हैं थोड़ा सा बढ़ता है, फिर लाइफ टाइम कम ही होता है। ठीक है, ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलना कि कम होता चला जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये बोला जाए कि पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर हल्का सा बढ़ता है, फिर लगातार कम होता जाता है, तो वो आंसर हो जाएगा। ल- बस 79 ही थे, मैं 80 सोच रहा था। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन कम रह गया। ठीक है, चलो भाई, एंड हो गया। बताओ कोई डाउट हो तो। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं इनमें से सारे। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हो सकते हैं। ठीक है, 63 एक्सप्लेन कर दें। हाउ डू पैराथायराइड हार्मोन, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कर दे रहे हैं एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, कैल्सीटोनिन जो है वो ब्लड में घटाता है। कैसे? देखो बढ़ाना घटाना कैसे हो रहा है। ये है आपका ब्लड वेसल, ठीक है, जिसमें कि ब्लड रहता है। ठीक है, ये आपकी हड्डी। ठीक है, अब देखो, अगर ब्लड के अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई और आप डाइटरी कैल्शियम खा भी नहीं रहे हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कैल्शियम हड्डी से ब्लड की तरफ जाएगा। कैल्शियम बोन से किधर जा रहा है भाई? ब्लड में जा रहा है, ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू पैराथायराइड हार्मोन। ठीक, अब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया, बोन में कैल्शियम कम हो गया, तब क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया, बोन में कैल्शियम कम हो गया, तो ब्लड से बोन में कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होगा। इट इज ड्यू टू कैल्सीटोनिन। क्लियर? तो ब्लड में पीटीएच जो होता है वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, बोन में कैल्सीटोनिन जो होता है वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। क्लियर? आया समझ में? हाँ, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ है उसके लिए भी आप में से मैक्सिमम लोगों ने बोला उसको एक बार मैनेजमेंट से बात करके उसकी क्लासेस कराई जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है, सब क्लासेस मिल जाएगी आपको। हाइपर विटामिनोसिस एक्सप्लेन कर दें। कोई भी विटामिन जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, ठीक है, कोई भी विटामिन की टॉक्सिसिटी अगर आपके बॉडी में ज्यादा हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे भाई? हाइपर विटामिनोसिस। क्लियर? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस? हीमोक्रोमेटोसिस के सिम्टम में देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हीमोक्रोमेटोसिस के सिम्टम में आपकी आंखों में ना, आंखों में आयरन का एक्यूमुलेशन दिखने लगता है, आंखों तक में आयरन का एक्यूमुलेशन दिखने लगता है। इसके अलावा लिवर में, पेनक्रियाज में, इन सब में आयरन का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक? जिंक की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है आपके स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर, जिसमें कि त्वचा में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका। ये जिंक की कमी से होती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्लियर? फूड पैकेज का डाउट क्लास नहीं हुआ है, मैम को बोल दिया जाएगा, मैम करा देंगी। मैम ने उस सेगमेंट को पढ़ाया है आपको, फूड पैकेजिंग वाला, तो मैम वो आपको करा देंगी। ठीक है, सोनी,
कंप्यूटर डीपली पूछ रहा है यूपी ट्रिपल एससी में, कोई बात नहीं, डीपली पूछने तो उसे, जितना आप पढ़े उतना ही सब पढ़े हैं भाई। ठीक है, जो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा महारत हासिल किया होगा ना, तो उसके साथ ये भी प्रॉब्लम होगी ना कि उसको न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं आएगा, उसको फूड फूड केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं आएगा, तो कहीं ना कभी सब थोड़ा सा डाउन है और कहीं ना कभी कहीं सब थोड़ा सा ऊपर है। जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे उनको जीएस बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, क्या केवल जीएस से, क्या केवल कंप्यूटर से, या फिर केवल फूड न्यूट्रिशन या केवल फूड केमिस्ट्री से आपका सिलेक्शन होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। इसी डेट पे एग्जाम होगा या फिर टेंटेटिव है? नहीं भैया, एग्जाम इसी डेट पे होगा, आपका प्रॉपर पीडीएफ भी रिलीज हो गया है आज ही की डेट में। ठीक है, 16 को ही एग्जाम होगा। पहले ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है बोर्ड के बाद कंडक्ट कराया जाए, लेकिन अब उन्होंने रिलीज कर दिया है तो एग्जाम करा देंगे वो। कंप्यूटर की डाउट क्लास, कंप्यूटर की डाउट क्लास कब होगी? इस नंबर पे ना एक बार वो कर लो, इन्फॉर्म कर लो एक बार कॉल करके, ठीक है? मैनेजमेंट का नंबर है, आप एक बार कॉल कर लो। ठीक है, यूपीजी के बिल्कुल कराई जाएगी, यूपीजी के की क्लास आपको ध्रुव सर लेकर के आएंगे, बेहतरीन क्लास रहेगी, लाइव क्लास रहेगी, कराया जाएगा अभी। ठीक है, मे बी मेरे बाद उन्हीं का नंबर है। ठीक है, अब देखो, मेरा लगभग लगभग सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, सारी लाइव क्लास हमारी तरफ से हो चुकी है। आपका फूड केमिस्ट्री का ढेर सारा लाइव क्लास करा दिया, ठीक है, इधर फूड न्यूट्रिशन का करा दिया, बाकी के जो बचे हुए टॉपिक होंगे कुछ उनको भी करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, आप लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, अगेन एंड अगेन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। ठीक है, क्लास अभी जो बचे हुए टॉपिक है उनको क्लास ले लेंगे, ठीक है, आगे की अपकमिंग क्लासेस में लाइव क्लास में बचे हुए टॉपिक को ले लिया जाएगा। ठीक है, बाकी कहीं पर कोई डाउट हो तो बताओ भाई। इंस्ट्रूमेंटेशन क्लास, इंस्ट्रूमेंटेशन की देखो मैम पढ़ा रही हैं, अब देखो जो जिसका डोमेन है वो क्लासेस वही लोग लेंगे, ठीक है, दे आर बेस्ट इन देयर फील्ड। ठीक, हिंदी में डाल दें यूपीजी के, भाई हर चीज हिंदी में बात करते तो समझ में आता है, यूपीजी के हिंदी में क्यों मांग रहे हो? 20-25 रुपए की किताब मिल रही होती है मार्केट में, जा करके ले लो भाई, उसको कंप्लीट कर लो। ज्यादा से ज्यादा होगी 40-50 रुपए की किताब होगी, यूपीजी के की बहुत सारी किताबें आती हैं हिंदी में, जा करके ले लो, पढ़ लो उसको। ठीक है, बाकी जो डाउट होगा अभी सर आएंगे लाइव डाउट सेशन में, उनसे पूछ लेना, हिंदी में पूछोगे वो हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है, यूपी में फूड एनालिस्ट का एग्जाम केपी सैनी जी इससे पहले हुआ ही नहीं था, या फिर हुआ भी होगा ना तो उस समय कोई सिलेबस ही निर्धारित नहीं था, पता नहीं किस किस तरीके से वो लोगों ने एग्जाम लिया होगा। ठीक है, या फिर डेप्यूटेशन में लोगों को बुलाया होगा, कुछ पता नहीं है। अभी ये पहली बार तो अपना सिलेबस दे रहे हैं, और उस सिलेबस में भी आप लोग देख ही रहे हो कि जो जेई वाला सिलेबस था उसी को काट छांट के आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो इनका कोई पेपर ही नहीं है ना, एग्जाम का पेपर ही नहीं है इनका, तो हम कहाँ से ला के दें आपको? नहीं तो हम सबसे पहले उसी को सॉल्व कराते। इसी वजह से तो हम एफएसओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कह रहे हैं सॉल्व करने को। फूड रिलेटेड टॉपिक देखो, जितना आप पढ़े हो ना, आई थिंक मोर देन सफिशियंट है वो, मतलब काफी सफिशियंट है। मे भी देखो 2-4 क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं से इधर उधर से जो आपने शायद ना पढ़े हो, लेकिन वो सबके लिए वैसे ही होंगे, सबने नहीं पढ़ा होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जो भी उन्होंने लिख रखा है ना, जो भी टॉपिक उन्होंने लिख रखा है उसको आपको पढ़ाया जरूर है। ठीक है, फूड केमिस्ट्री की लास्ट लाइव डाउट सेशन चलो करा दिया जाएगा, कुछ अगर टॉपिक बचे होंगे तो उनको लेकर के हम आएंगे, उसका एक लाइव डाउट सेशन करा देंगे। ठीक है, कंपटीशन लेवल हाई रहेगा क्या? देखो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, मैं बता रहा हूँ एकदम सीधी बात। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है तो पहली चीज़ कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, बस गए बैठे नॉर्मली कुछ 10-15-20 क्वेश्चन करके आ गए सिलेक्शन हो गया, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। भाई 417 सीट है, 550 लोग के आसपास तो हमारे पास हैं अभी, तो एजुकेशन के पास में। ठीक है, जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हो घर पे, आपको जो चीज मिल रही है वही चीज उन सारे स्टूडेंट्स को मिल रही है। ठीक है, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो 550 लोग अगर सिर्फ हमसे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे और भी होंगे मे बी जिनका फूड टेक का बैकग्राउंड होगा, वो अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, अलग अलग सोर्सेज से मटेरियल्स वगैरह लेकर के पढ़ रहे होंगे, वो भी कंपटीशन देंगे आपको। ठीक है, तो ये तो मत सोचना कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, ये भी मत सोचना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आए, ऐसी गलती मत करना। जितना आ रहा है सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करके आना, मे बी कट ऑफ बहुत कम जा सकती है। ठीक है, अगर उन्होंने हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाया तो,
अगर बहुत आसान बना दिया क्वेश्चन पेपर तो मे बी कट ऑफ थोड़ा सा मॉडरेट रहेगी, हाई तो नहीं रहने वाली, कट ऑफ हाई तो नहीं रहने वाली। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपटीशन बहुत हाई है, हम तो कंपटीशन से बाहर हैं, ये सोचना बंद कर दो। अभी भी 8-10 घंटे पढ़ डालो, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब है, पहले ये लोअर पीसीएस लेवल की जॉब हुआ करती थी, पे लेवल बहुत अच्छा है, यूपी की जॉब है भाई, अपने होम सिटी होम टाउन में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप अपने होम स्टेट में रहोगे, कितना भी ट्रांसफर हो जाओ रहोगे यूपी के अंदर ही। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं इसमें, बहुत ज्यादा पर्क्स हैं गवर्नमेंट जॉब के, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। ठीक है, 1 महीने बचे हैं, जम करके पढ़िए आप लोग। ठीक है, देखो इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी चीजें आपको मिल रही हैं सारी चीज कवर करते रहो, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, चीजों को बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे, मैम ने जो पढ़ाया हुआ है उसको करोगे, कुछ क्वेश्चंस को उससे रिलेटेड सॉल्व करोगे, आएगा समझ में। ठीक है, देखो अब इतना टाइम नहीं है निकेंद्र, देखो हमारे पास भी ना बहुत ज्यादा बैचेस होते हैं भाई, हम केवल यूपी में ही नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे पास CFTRI भी चल रहा है, अभी एमपी का FSO आ गया है, हम लोग वहां भी लगे हुए हैं। ठीक है, FSACI की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हमारे भी शेड्यूल लगे हुए रहते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, तब भी हम लोगों ने आपके लिए जितना हो पाया, जितनी भी चीजें हमसे हो सकती थी सारी चीजें करी हुई हैं, और देंगे तो सब कंप्लीट करके, जो भी चीज मेंशन करी गई है सारा कंप्लीट करके भी देंगे। ठीक है, शायद ऐसा कोई नहीं कर रहा है थ्रू आउट द इंडिया, या आप लोग जानते होंगे अलग अलग टाइप के और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हमको नहीं लगता है कि इतना कोई ज्यादा आपके लिए कर रहा है जितना हम लोग कर रहे हैं, जेन्युइनली कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना आपसे कोशिश हम लोगों से हो रही है हम लोग कर रहे हैं, आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव रिव्यूज और नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर कर रहे हैं, हमको उनसे मतलब नहीं रखना है, हमको उधर जाना ही नहीं है, आप अपनी तैयारी पर फोकस करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। हाँ, मॉक अभी आपको मिल जाएगा, मॉक प्रिपेयर करा जा रहा है। ठीक है, अभी टीम मॉक प्रिपेयर करने में ही लगी हुई है। चलो भाई, सेशन को एंड करते हैं फिर। हम्म, कोई और डाउट हो तो बताओ, जल्दी से डाउट हो तो बताओ, नहीं तो सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, आगे चल के लेंगे, ऐसा नहीं है कि बस हो गया एंड, अब नहीं लेने वाले हैं, आएंगे हम दोबारा से क्लास लेकर के आएंगे, जो भी डाउट होगा उनको लेकर के आप लोग आना। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये चीज नहीं समझ में आ रही है, दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, कर देंगे आकर के। ठीक है, पढ़ते रहो लगातार, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रोज आना कम से कम 100 क्वेश्चन करो। हो गया है ना, अगर एक किताब खत्म कर चुके हो ना, दोबारा से करो, जरूरी नहीं है कि एक बार खत्म कर दिए तो रट गया क्वेश्चन, बार बार अगेन एंड अगेन आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, चलो स्टूडेंट्स यहीं पर फिर सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।